So अंजलि कौशल फॉलोवर 1000 भी हो गया है आपके। अरे अभी तो 927 ही मुझे दिख रहा है। इट्स 927 फॉलोअर्स। इट्स 927 फॉलोअर्स। मैं झूठ नहीं बोला। देखो देखो 927 फॉलोअर्स। ओके एंड 208 के मिनट्स। हाँ बढ़ रहे हैं। सीढ़ी की चाल से चल रहे हैं हम लोग। सीढ़ी की चाल से धीरे 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 धीरे। ओके स्टेप बाय स्टेप स्टेप स्टेप। 10K फॉलोवर हो जाएगा। अच्छा सो टाइम हो गया। सो वी आर ऑन टाइम। जय हिंद एवरीवन। चलिए आज शाम को हम लोग मिल रहे हैं ना। यू ऑल पीपल आर मीटिंग इन द इवनिंग टुडे स्पेशल क्लास में। ग्रेट हम सब स्पेशल क्लास में मिल रहे हैं। ठीक है और टारगेट याद है ना। ओके आई एम ग्रेट रेहान। आई एम ग्रेट 5K। ग्रेट चलो मेरे बच्चों को टारगेट याद है। तो आज हम सब 5000 पे पहुंचेंगे और आज 30th और कल 31st को भी मैं क्लास लूंगा और 5000 तक वहां भी हम लोग पहुंचेंगे। ओके लेट अस स्टार्ट। देखो आज का जो टॉपिक है हो गया बच्चों, हो गया। अब दुआ सलाम हो गया, आगे बढ़ते हैं। आज का जो टॉपिक है वो है न्यूक्लियर डिप्लोमेसी। और बताए ये टॉपिक बहुत ही इंटरेस्टिंग है और यहीं पर इस टॉपिक को फिनिश कर लेना चाहिए। दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और रही बात इस टॉपिक के बारे में, ओके इस टॉपिक के बारे में, ओके ये टॉपिक बहुत ही मजेदार भी है। ओके तो मैं पहले लिख देता हूँ, स्माइली देता हूँ आपको। बहुत ही क्यूट सा टॉपिक है, बड़ा मजा आएगा एंड यू विल लिटरली बी वेरी वेरी हैप्पी विद दिस, है ना। बहुत ही क्यूट स्माइल। ठीक है ओके जान फाइन। सो हाउ मेनी ऑफ यू पीपल आर हियर टुडे। एक थंबनेल दे दो फटाफट। एक बच्चा एक ही देना। ओके मेरे बच्चे बहुत ईमानदार हैं। द वेरी ऑनेस्ट पीपल इन माय लाइफ। ओके ग्रेट। तो 37 बच्चे हैं जो मुझे सुन रहे हैं। ग्रेट। सो 63। ओके तो यू पीपल आर 67 अराउंड। ओके अच्छा अब जरा एक बात सुनो। एक चीज, कितने बच्चे ऐसे हैं जो आज पहली बार हैं। ओके जो पहली बार हैं एक कॉल दे देना। ठीक है ए। और जो लोग इसके पहले भी सुन चुके हैं वो बी देंगे। ठीक है दोस पीपल आर हियर फर्स्ट टाइम, यू पीपल गो ऑन द ए। सो कितने बच्चे जो पहली बार हैं। सो ओ माय गॉड आज नए बच्चे ज्यादा हैं। देयर मोर इन नंबर्स। इज इट सो। आज नए विद्यार्थी लोग ज्यादा हैं। ओ सो आज नए स्टूडेंट ज्यादा हैं। फर्स्ट टाइम ओके फाइन। कितने बच्चे फर्स्ट टाइम है। जस्ट टू पुट अ मैसेज। ओके जस्ट टू पुट अ मैसेज। ओके बसिम, सिद्धार्थ, आनंद, विशाल जो द फर्स्ट टाइम। अच्छा विशाल सेकंड टाइम। ओके चलिए अब स्टार्ट करते हैं। देखो इस टॉपिक के लिए पहली बात मैं बताऊं, इसलिए मैंने पूछा कितने बच्चे नए हैं, क्योंकि इस टॉपिक में आपको पीछे से चीजें बहुत ज्यादा जुड़ी नहीं है। दिस टॉपिक इज टोटली इंडिपेंडेंट। ओके ये टॉपिक पूरा इंडिपेंडेंट है, ये ध्यान रखना। इसमें ये बहुत ज्यादा जरूरी नहीं कि आपको पीछे की चीजें अगर पता है नहीं पता है तो ओके तो आपको ये ज्यादा पता नहीं, मतलब अगर पीछे की चीजें अगर टेक्निकल चीजें बहुत ज्यादा आपको नहीं भी पता है जो मैंने आई हैव टू डिस्कस एंटायर थिंग। और मैं पूरी तरह से सेटिस्फाई हूँ कि मैंने आपको एनर्जी चैप्टर बहुत अच्छे से करा दिया। और एनर्जी ऐसा चैप्टर है जहाँ पे क्वेश्चंस अच्छे खासे आते हैं। ओके एनर्जी में आपको अच्छे खासे क्वेश्चन आपके पेपर में आते हैं। और एनर्जी इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर ये पेपर, रिमेंबर। एनर्जी इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर इन योर पेपर। ठीक है तो ये थोड़ा ध्यान रखना, इसमें क्वेश्चंस बहुत आते हैं एनर्जी से। ओके और मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि तकरीबन 4 क्वेश्चंस इन योर पेपर, 4 क्वेश्चन योर पेपर शुड कम फ्रॉम एनर्जी। ओके एनर्जी में हम लोगों ने सारा डिटेल कर लिया। सिर्फ एक पार्ट रह गया, दैट इज न्यूक्लियर डिप्लोमेसी। अंतरराष्ट्रीय स्तर पर क्या क्या चीजें चल रही हैं, बहुत ही डिप्लोमेटिक रिलेशंस के साथ हम लोग बात करेंगे। और ये टॉपिक बहुत ही फनी है क्योंकि डिप्लोमेटिक आंसर्स होंगे, डिबेट्स होंगे। जैसे आप हमारे नेताओं को देख सकते हैं, अगर वो कहते हैं ना हमारा कुत्ता तुम्हारा कुत्ता कुत्ता हमारा कुत्ता टॉमी, तो इसी तरह की बात यहाँ पे होने वाली है न्यूक्लियर डिप्लोमेटिक रिलेशंस में। और बहुत ही मजेदार डिस्कशन होंगे, यू विल लिटरली एंजॉय इट। ओके ये पूरा पीडीएफ है, ये इंटायर पीडीएफ है। और इस पीडीएफ को आप बाद में देख लेना, जैसे भी जो करना है यू डाउनलोड इट। और इसको लेकिन पढ़ना जरूर, इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट।
यहाँ पे आपको बहुत ज्यादा आई डोंट थिंक सो कि आपको लिखने की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि पीडीएफ जो मैंने दिया है वो दैट इज ऑलरेडी अपलोडेड हियर, सो इन योर फ्री टाइम यू कैन एक्सेस इट। ओके, और अच्छा, आप लोगों को ये जो पीडीएफ मैंने अपलोड किया है इसको डाउनलोड करने का भी ऑप्शन होता है क्या? जो पीडीएफ ये मैं आपके साथ यहाँ पढ़ा रहा हूँ, ये वाला जो मैं पढ़ा रहा हूँ, तो डाउनलोड का ऑप्शन होता है, तो यहाँ से आप सीधा डाउनलोड कर लीजिएगा, ठीक है? तो यू कैन सेव टाइम ऑल्सो, ठीक है? चलिए, बहुत अच्छा। अब शुरू करते हैं। पीडीएफ एंड बुक मटेरियल आर सेम, हाँ, अराउंड 90% सेम, 90% पीडीएफ एंड बुक आर सेम। जो भी चीजें मैं आपको पढ़ा रहा हूँ एवरीथिंग इज गिवन इन द बुक, बट यहाँ पर क्लासरूम वाला डिस्कशन होता है, बुक में पूरा का पूरा डिटेल डिस्क्रिप्शन होते हैं। डिटेल डिस्क्रिप्शन से क्या होता है, एक पूरा पर्सपेक्टिव सेटअप हो जाता है, ओके, पूरा पर्सपेक्टिव सेटअप हो जाता है, जो कि अच्छा है। क्योंकि जब क्वेश्चंस के अगर डायमेंशन, जैसे यूपीएससी का नेचर होता है कि वो किसी टॉपिक को ना कई टॉपिक्स के साथ जोड़ के पूछता है, तो इट विल बी वेरी सेफ जब हम चीजों को जोड़ते हैं, ठीक है? वहां पे काफी अच्छा रहेगा। हाँ, बुक सिर्फ पढ़ना है और क्वेश्चन लगाना है। बुक तभी समझ में आएगा जब आप मुझे लेक्चर सुनेंगे, ठीक है? और बुक वैसे भी समझ में आ जाएगा, ऐसी बात नहीं, लेकिन लेक्चर के बाद जब आप बुक पढ़ेंगे तो यू फील मोर कंफर्टेबल। अगर कोई एरियाज है, डायमेंशन अगर मैंने कवर नहीं किया है क्लास में, विल बी हैप्पी। और क्वेश्चन टेबल लगाते ही वो आत्मविश्वास होता है, वो आ जाएगा कि आपने जो पढ़ा है अकॉर्डिंग टू द अप्रोच ऑफ यूपीएससी, और अब आप यूपीएससी के क्वेश्चन लगा सकते हैं। सो दिस इज एवरीथिंग गाइस। सो आइए आगे बढ़ते हैं, बहुत सारी बातें अब हो गई। ओके फाइन, अब हम न्यूक्लियर डिप्लोमेसी में यहाँ पे बहुत सारी चीजों के बारे में बात करने वाले हैं, दैट यू कैन सी ऑन द हेडिंग लाइक आईएईए, एडिशनल प्रोटोकॉल, एनएसजी, एनपीटी, एमटीसीआर, वासीनाथ रेजिमेंट, ऑस्ट्रेलिया, इन सारी चर्चा करेंगे, एकदम स्टोरी की तरह करेंगे। और ये चैप्टर खत्म होने के बाद ही हम लोग जाएंगे, ठीक है? भले 2 घंटे से ज्यादा टाइम लग जाए, डज नॉट मैटर, ठीक है? सुनो, कहानी शुरू होती है यहाँ से। एक फ्लो चार्ट है जो मैं आपको दिखा रहा हूँ, और ये फ्लो चार्ट में मैं आपसे बात करने वाला हूँ पीरियोडिकल ऑर्डर अंडर न्यूक्लियर डिप्लोमेसी। मैंने इस चैप्टर को एक ईयर वाइज एक समरी बनाई है, और इसी समरी के डिस्कशन को मैं बहुत ही डिटेल में करने वाला हूँ। जब जरूरत होगा तो आई विल गो टू द नेक्स्ट पीपीटीज आल्सो, ठीक है? क्या है चीजें, कैसे करनी है, आगे बात करते हैं। देखो, पीरियोडिकल ऑर्डर में कहानी शुरू होती है इस ऑर्डर से, ओके, इस ऑर्डर से, है ना? अब इस ऑर्डर में हम 1945 की बात करते हैं, जब हिरोशिमा नागासाकी पे एटम बम गिरता है। रुको पहले आराम से बैठ जाओ, मुझे भी बैठ जाने दो, ठीक है? ये पैर फैला दे दो, बहुत बढ़िया। अच्छा, देखो 1945 के पहले, सुनते रहना कहानी की तरह, टेक्निकल वर्ड्स को मैं बीच-बीच में जोड़ता रहूंगा, ओके? दिस विल बिकम एज अ स्टोरी टाइप। 1945 के पहले दुनिया में हर कंट्री, एवरी कंट्रीज बिजी था एटम बम बनाने में। क्यों बिजी था एटम बम बनाने में? सब सोचते थे अगर आई विल हैव अ एटम बम सो आई विल बी वेरी वेरी पावरफुल कंट्री इन द वर्ल्ड। सब ये सोचते थे अगर मेरे पास एटम बम होगा तो मैं दुनिया का बहुत ही शक्तिशाली राष्ट्र होगा। और देखो, ऐसा है कि पावर कौन नहीं चाहता है? एवरीबॉडी वांट टू बी पावरफुल, एवरीबॉडी वांट टू बी पावरफुल, हर कोई पावर चाहता है, हर कोई चाहता है कि मैं दुनिया में बहुत ही पावरफुल हो जाऊं, ठीक है? और इवन आप यूपीएससी क्यों देने जा रहे हैं, अभी जानते, यू विल गेट हैव अ लॉट ऑफ पावर। इस जॉब के बाद आपको बहुत सारे प्रोटोकॉल, बहुत सारे पावर मिलने वाले हैं। तो बिल्कुल वैसा ही कुछ होता है, और पूरी दुनिया बिजी हो जाती है, जिनको लगता है कि मैं बहुत पावरफुल कंट्री बन सकता हूं, और इस तरह का सब एटम बम बनाने लगते हैं। पर कोई ये नहीं सोचता है कि अगर किसी दिन एटम बम गिरा तो व्हाट विल बी द इंपैक्ट ऑफ एटम बम। ये चीज कभी किसी ने सोचा ही नहीं था, और पावरफुल बनने के लिए हर कोई लगा हुआ था। जैसे नरेंद्र मोदी जी, वो भी चाहते हैं कि अब हम गद्दी हमारे हाथ से ना जाए, राहुल गांधी कभी आ जाए, तो ये सब बातें आप लोग जानते हैं, कोई भी नहीं चाहता कि ये पावर हमारे हाथ से जाए, ठीक है? सो उसी क्रम में आगे बढ़ते एक बात मैं आपको बताता हूँ कि अंत में एक दिन ऐसा आया जब वो न्यूक्लियर बम गिर ही गया, और वो दिन था 1945, ठीक है? वो दिन था 1945। 1945 को जाकर 2 एटम बम गिरता है, एक हिरोशिमा में गिरता है, एक नागासाकी में गिरता है। मेरे प्यारे बच्चों, जरा उन एटम बम्स के नाम बता दो, जरा देखो मैंने पीछे जो मेहनत की है उसमें कितने बच्चे ऐसे हैं जो मेरी मेहनत पे पानी फेरने वाले हैं, और या फिर मेरी मेहनत को सफल बनाने वाले हैं। दोनों एटम बम के जरा नाम बता दो फटाफट। ठीक है, एक आंसर आया जो सबसे पहले सही आंसर है, सिल्वाना, लिटिल बॉय और फैट मैन। बाकी बच्चों ने किसी ने लिटिल बॉय लिखा है, किसी ने रेड मैन लिखा है, तो लिटिल बॉय और फैट मैन, ठीक है? ये पहले 2 एटम बम होते हैं जो हिरोशिमा और नागासाकी में गिराए जाते हैं। बहुत बढ़िया। ये भी आपको पता है कि एक यूरेनियम वाला होता है, एक प्लूटोनियम वाला होता है, गेट। जब ये 2 एटम बम हिरोशिमा और नागासाकी में गिरते हैं, लिटिल बॉय और फैट मैन, आप सबको पता है कि क्या होता है? जब एटम बम गिरता है तो क्या होता है? मैंने आपको बोला था कि पहले वहां पे काफी गर्मी आ जाती है, काफी हीट जनरेट हो जाता है, लोग जल जाते हैं, भस्म हो जाते हैं, सब कुछ हवा बनकर, एयर में, गैसेस में बनकर डिसॉल्व हो जाते हैं, पहली चीज, ठीक है? लेकिन ये इफेक्ट जो होता है वो शॉर्ट टर्म के लिए होता है, लेकिन जो इफेक्ट होता है वो शॉर्ट टर्म के लिए होता है। और जो लॉन्ग टर्म इफेक्ट होता है, मैंने आपको बोला था, वहां के जो रेडिएक्टिव एलिमेंट्स होते हैं, जो रेडियोएक्टिव एलिमेंट्स होते हैं, बमों में यूज में लाए जाते हैं, वो वहां पर बिखर जाते हैं। और वो रेडियोएक्टिव एलिमेंट जो होते हैं वहां की जनरेशन टू जनरेशन डिस्ट्रॉय करते हैं अपने रेडिएशन के प्रभाव में। यानी कहने का अभिप्राय है, अगर मैं न्यूक्लियर बम को समरी करके बोलूं क्या हुआ, तो न्यूक्लियर बम से नस्लें बर्बाद हो गई। जिन चीजों को मैं साइंस टेक की बता रहा था कि हीट जनरेट हो जाएगा, रेडिएशन होगा, अब मैं उसको कह रहा हूं कि यार नस्लें बर्बाद हो गई। उनके जो जेनेटिक से उनमें म्यूटेशंस हो गए, उनके जो जीन्स थे उनमें म्यूटेशंस हो गए, उनमें परिवर्तन हो गए, और उस परिवर्तन में वैसे रेडिएशंस का प्रभाव हुआ। ओके, रेडिएशंस का प्रभाव हुआ। अब सुनो, अभी तक
इंटरनेशनल लेवल पर जो 1945 में एटम बम गिरा, अभी तक इंटरनेशनल लेवल पर कोई ऐसी बॉडी नहीं थी जो इस तरह की एक्टिविटीज को होने से रोक सके। अगर रिपीट, अभी तक कोई भी इंटरनेशनल बॉडी नहीं थी जो इस तरह की एक्टिविटी को रोक सके। जो अमेरिका ने जापान पर हिरोशिमा नागासाकी में एटम बम गिराया, whatever the America has done, there is not even anybody to restrict this type of applications. अभी तक कोई ऐसा बॉडी नहीं था जो इस तरह की चीजों को रोक सके और इन चीजों को रोक सके। अब कहानी आगे बढ़ती है। बाद में चलकर यूनाइटेड नेशन यूएन आता है और यूएन IAEA को लाने की बात करता है। कहानी सीधे सीधे आगे बढ़ रही है, कहानी जुड़ रही है ना। यूएन IAEA को लाने की बात करता है और यूएन कहता है ठीक है कि एक बॉडी बननी चाहिए इंटरनेशनल लेवल पर जो इस तरह की चीजों को कंट्रोल करे। आप सब जानते हैं न्यूक्लियर एनर्जी का दो तरीके से यूज हो सकता है, पहला यूज और दूसरा मिस यूज। यूज मींस इलेक्ट्रिसिटी और मिस यूज मींस एटम बम। तो यहां पर IAEA जो लाया जाता है, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ IAEA? टेल मी गाइस इन योर आंसर। आज मेरे साथ सब जवाब देंगे, सिर्फ 3-4 बच्चे नहीं, सब जवाब देंगे। टॉपिक मजेदार है, मैं भी इसको कहानी की तरह जोड़ के पढ़ाऊंगा और इवन द यूपीएससी क्वेश्चन दैट यूपीएससी आज वो भी मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा। ग्रेट। IAEA की जो स्थापना होती है, जो एस्टैब्लिश होता है, वो IAEA आता है 29 जुलाई 1957 को। IAEA आता है 29 जुलाई 1957 को और इसका काम क्या होता है कि न्यूक्लियर एनर्जी शुड बी यूज्ड फॉर पीसफुल पर्पसेस। आप सब सही बोल रहे हैं, न्यूक्लियर एनर्जी को हम दो पर्पस के लिए यूज कर सकते हैं। द वन इज फॉर पीसफुल एंड सेकंड इज फॉर डिस्ट्रक्टिव पर्पसेस। हम इसको पीसफुल पर्पस के लिए भी यूज कर सकते हैं, डिस्ट्रक्टिव पर्पस के लिए भी यूज कर सकते हैं। एवरीबॉडी ओके, इसको पीसफुल पर्पस के लिए भी यूज कर सकते हैं और डिस्ट्रक्टिव पर्पस के लिए भी यूज कर सकते हैं। लेकिन यहां पर जब IAEA को लाया जाता है तो यहां पर बात होती है कि न्यूक्लियर एनर्जी शुड बी यूजफुल फॉर पीसफुल पर्पसेस। IAEA को पता है, IAEA को हम लोग न्यूक्लियर वॉचडॉग के नाम से भी जानते हैं। किस नाम से इसे जानते हैं? वी आर कॉलिंग देम एज अ न्यूक्लियर वॉचडॉग, न्यूक्लियर वॉचडॉग, खोजी कुत्ता। देखो पुलिस वालों के साथ, सोल्जर्स के साथ कुछ कुत्ते होते हैं, डॉग्स होते हैं, वो वॉचडॉग्स होते हैं, वो नजर रखते हैं। एग्जैक्टली ये भी IAEA दुनिया पे नजर रखेगा, न्यूक्लियर वॉचडॉग। ये भी क्या करेगा? नजर रखेगा। एक मिनट, मैं ना एक लिंक शेयर कर देता हूँ, जस्ट मिनट, जो मैंने आपको दिया था पहले भी। ये लिंक है आज की क्लास का, इसको शेयर कर लेना लोगों के साथ। ये मैं भूल गया था, मैंने सोचा था शुरुआत नहीं कर लूंगा। ओके, सो कहानी ये थी कि IAEA आता है और IAEA का काम होता है न्यूक्लियर वॉचडॉग का। न्यूक्लियर वॉचडॉग का मतलब पूरी दुनिया पे नजर रखता है। अभी बताओ कि तुम लोगों ने एक मूवी देखी है, बड़ी मजेदार मूवी थी, याद है? परमाणु। गाइस हैव सीन दिस मूवी परमाणु? मेरे को, मैं पढ़ाते समय ना मूवीज के भी नाम बहुत लेता हूँ, क्योंकि हमारे जीवन में कहीं ना कहीं मूवीज जुड़ जाती है और मूवीज से पता है पढ़ाना बहुत आसान हो जाता है। आज मैं आपको कुछ मूवी रिकमेंड करूंगा जो आपको देखना है, क्योंकि कल स्पेस टेक्नोलॉजी शुरू होने वाली है, तो दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आप मूवी देख के बैठेंगे। जब परमाणु मूवी आप देखते हो तो वहां पर आपको दिखा होगा कि जब इंडिया न्यूक्लियर टेस्ट करने जाता है ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ अटल बिहारी वाजपेयी, उस समय कुछ जासूस होते हैं जो भारत में नजर रखते हैं, भारत में आते भी हैं, घुसते भी हैं और सीरिया के अगल बगल घूम रहे होते हैं। पता है, वो सारी एक्टिविटी IAEA ही करता है। दुनिया वालों पे नजर रखता है, कोई चोरी छुपे कुछ तरह की एक्टिविटी तो नहीं कर रहा। समझ आ रही है? सो IAEA जो एस्टैब्लिश हुआ था वो एक ऑटोनॉमस ऑर्गेनाइजेशन के फॉर्म में एस्टैब्लिश हुआ था 1957 में, और लोगों पर नजर रखने के लिए हुआ था कि कोई भी उल्टा सीधा काम न्यूक्लियर एनर्जी का ना करे, क्योंकि न्यूक्लियर एनर्जी का काम कंस्ट्रक्टिव यूज के लिए भी हो सकता है और डिस्ट्रक्टिव यूज के लिए भी हो सकता है। तो यहाँ पर डिस्ट्रक्टिव पर्पस के लिए, पीसफुल पर्पस के लिए होना चाहिए। इसका हेडक्वार्टर जो है वो वियना में है। अब बताओ, भारत इसका शुरू से मेंबर रहा है, इंडिया इज मेंबर ऑफ IAEA, इंडिया शुरू से इसका मेंबर रहा है, इंडिया शुरू से इसका मेंबर रहा है। ओके एवरीवन, और सुना IAEA अपने नियम कानून को चलाने के लिए
आईएईए अपने नियम कानून को चलाने के लिए एडिशनल प्रोटोकॉल लाता है। ये देखो आईएईए के अंदर एडिशनल प्रोटोकॉल आता है। आईएईए है ना, आईएईए ये देखो आईएईए है, ये देखो आईएईए आप देख सकते हैं। आईएईए जो एटम्स फॉर पीस को लेकर आता है। एटम फॉर पीस का मतलब जो भी फ्यूल्स वगैरह हैं, जो एटम्स हम यूज करते हैं, है ना, जो एटम्स या फ्यूल्स वगैरह हैं, इनको पीसफुल पर्पस के लिए यूज करना है। ठीक है, और ये करता क्या है, आईएईए एक रिपोर्ट देता है। किसको रिपोर्ट देता है भाई? जिसने इसको बनाया, यूएन ने, यूएन की जनरल असेंबली को ले जाकर, सिक्योरिटी काउंसिल के मेंबर को ले जाकर एक रिपोर्ट देता है कि इंटरनेशनल लेवल पे देखो ये कंट्री है जो उल्टा सीधा काम कर रहा है। ठीक है, मैंने अभी आपको बोला कि आईएईए का मेन काम होता है कि न्यूक्लियर एनर्जी को पीसफुल पर्पस के लिए यूज करना है, ना कि डिस्ट्रक्टिव पर्पस के लिए। इसका जो हेडक्वार्टर है दैट इज इन वियना। वियना इज ऑस्ट्रिया। अब मैंने अभी आपको बोला था शुरुआत में, आईएईए को हम न्यूक्लियर वॉचडॉग कहते हैं। एंड व्हाट इज द वॉचडॉग? एवरीबॉडी नो वेरी वेल। आईएईए अपने नियम और कानून कैसे बनाता है, कैसे इंटरनेशनल लेवल पर लेकर चलता है? आईएईए अपने अंदर एडिशनल प्रोटोकॉल आईएईए के अंतर्गत ही आता है। आईएईए के रूल एंड रेगुलेशन को फॉलो करने के लिए एडिशनल प्रोटोकॉल लाया जाता है, और यही एडिशनल प्रोटोकॉल आईएईए के सारे रूल एंड रेगुलेशन को फॉलो करता है, उसको मॉनिटर करता है। कैसे आईएईए के सारे रूल्स और रेगुलेशंस एडिशनल प्रोटोकॉल से मॉनिटर होते हैं, मैं आपको आगे लिए चलता हूं। यहां देखो, एडिशनल प्रोटोकॉल के बारे में मैंने आपको अभी बता दिया। एडिशनल प्रोटोकॉल एक सेफगार्ड एग्रीमेंट है। एडिशनल प्रोटोकॉल एक सेफगार्ड एग्रीमेंट है। ये पूरी तरह से जो मैंने अभी आपको बोला, जो आईएईए का काम है पीसफुल पर्पस से न्यूक्लियर एनर्जी को करना, क्या करना, सारे नियम कानून एडिशनल प्रोटोकॉल के अंदर ही बनाए जाते हैं। जब मैं आपको एनवायरमेंट पढ़ाऊंगा तो बहुत सारे टर्म्स क्लियर करूंगा अंडर द एनवायरमेंटल कन्वेंशंस। उसमें बहुत सारी कन्वेंशन आता है, ट्रीटी आता है, प्रोटोकॉल आता है, समिट्स आते हैं, कॉन्फ्रेंस आते हैं, इस तरह के बहुत सारे टर्म्स आते हैं। इनमें से मैं आपको बता दूं, प्रोटोकॉल बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि प्रोटोकॉल में जो नियम और कानून लाए जाते हैं, रूल्स और रेगुलेशन लाए जाते हैं, उनको फॉलो करना जरूरी होता है। प्रियंका, यू आर राइट, दिस इज द क्वेश्चन पेपर ऑफ 2020 प्रीलिम्स। मैंने आपको पहले ही बोला था, आज मैं जो आपको टॉपिक पढ़ा रहा हूं, आपके पिछले 5-6 साल में करीब 5 से 6 क्वेश्चन आपके पेपर में आए हुए हैं। सो दिस इज यूपीएससी क्वेश्चन, सारे के सारे सॉल्व भी हो जाएंगे। आप लोगों ने कल मना कर दिया कि सर इसको आईआर वाले टीचर से पढ़ लेंगे, बट चलो, मेरा दिल नहीं किया, कोई क्वेश्चंस आए हैं तो मेरा दिल किया कि दिल मांगे मोर। थोड़ा रुक जाओ, डाउट्स अभी शुरुआत में नहीं, थोड़ा रुक जाओ, आई विल डिस्कस इट। थोड़ा मुझे स्पीड में आने था, जस्ट वांट टू कम ऑन द एनर्जी, वार्म अप हो जाने था, इट कम ऑन द डाउट्स। आई थिंक एवरीबॉडी क्लियर हियर, क्लियर, नो प्रॉब्लम, ठीक है, ग्रेट, एवरीबॉडी क्लियर, ग्रेट। कहानी में मजा आ रहा है, कहानी बहुत सिंपल तरीके से सुन रहे, बहुत ही स्मूथ चल रहा होगा, लगी रहा होगा, टेक्नोलॉजी हो रही है, लग रहा जैसे कोई आ रहा है आपको, कोई ऐसे का टॉपिक पढ़ा रहा है, जो भी समझ लो। अब कहानी आगे बढ़ती है। प्रोटोकॉल जो होता है वो काफी रेस्ट्रिक्शंस होते हैं, उसमें जो चीजें आती हैं उनको फॉलो करना जरूरी होता है, और हर कीमत पे उनको फॉलो करना जरूरी होता है, और समय के साथ अगर वो नहीं हो रहे हैं पूरे, तो उनमें दोस्त अमेंडमेंट भी किया जाता है। उनमें हम लोग क्या करते हैं, अमेंडमेंट भी करते हैं। ओके, उनमें अमेंडमेंट भी किया जाता है। और सुना, एडिशनल प्रोटोकॉल के अंदर 2019 के हिसाब से 134 कंट्रीज होते हैं, वो इसके मेंबर्स थे, कोई यूरोटॉम कंट्रीज भी थी, उसके ऊपर हम नहीं जाएंगे। और ये डेटा जो इस तरह के होते हैं ना, एवरी ईयर आपको अपडेट करना होता है। जब आप एग्जाम देने जाते हैं 1 महीने पहले देखिए, वैसे भी इस तरह के फैक्चुअल डेटा आते हैं, हम लोग कंसेप्ट को फोकस करते हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं उस ऑर्डर में जहां पर थे, तो हमने आईएईए और प्रोटोकॉल तक बात कर ली। अब कहानी और आगे बढ़ती है। कहानी क्या आगे बढ़ती है, सुनना, कहानी और आगे बढ़ती है। कहानी क्या बढ़ती है, जरा सुनना। अब इंटरनेशनल लेवल पर एक बॉडी बनती है जिसका नाम है एनपीटी। एकदम ईयर 1945, 1957, यहां हम आ गए 1970 में। अब ये बता दो दोस्त, एनपीटी का पूरा नाम क्या होता है? बी फास्ट। मैं बोला था आज मेरे बच्चे बहुत एक्टिव होने चाहिए। ग्रेट। सबसे पहले आंसर प्रभात का आया, इट्स अ नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी। बहुत अच्छा, नॉन प्रोलिफरेशन, बाकी बच्चों ने लिखा, लेकिन सबसे पहले प्रभात, तो प्रभात नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी। ग्रेट। एनपीटी जो होता है इसको बोलते हैं नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी। सो व्हाट इज एनपीटी? नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी। अब सुनो, एनपीटी जो बनता है वो 1968 में सिग्नेचर के लिए खोला जाता है, और 70 में आके ये फोर्स में आता है। मतलब कुछ कंट्रीज को रेटिफाई कर लेते हैं, फिर ये प्रभावी हो जाता है। ठीक है, बोले बताओ कि तुम लोग सिग्नेटरी और रेटिफिकेशन का मतलब समझते कि नहीं समझते? अच्छा चलो अभी आगे बताता हूँ, जब मैं सीटीबीटी पढ़ाऊंगा, क्योंकि मुझे पता है ये बेसिक प्रॉब्लम आप लोगों को बहुत ज्यादा होती है। सो एनपीटी जो आता है, ये कह लो 1970 से एनपीटी फोर्स में आ जाता है, यानी नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी फोर्स में आ जाती है। अब क्या होगा, जो ये फोर्स में आता है, इसमें जरा समझना, एनपीटी है क्या? एनपीटी है क्या? एनपीटी को बच्चों में जब लाया जाता है तो 5 कंट्री एक साथ मिलकर एनपीटी को लाते हैं। बताओ कौन कौन से हैं? यूनाइटेड स्टेट, रशिया, यूके, फ्रांस और चाइना। ये 5 कंट्री मिलकर एनपीटी को लाते हैं। सो दीस 5 कंट्रीज आर एक्चुअली बिहाइंड द एनपीटी। तो ये 5 कंट्री हैं जो एनपीटी को लाते हैं। और ये क्या कहते हैं जब एनपीटी को लाते हैं? देखो 1968 से इसको लाने की बात हुई है, 70 से जाके इफेक्टिव हुआ, प्रभावी हुआ है। इन्होंने बोला देखो, जब 1 जनवरी 1967 से पहले ये 5 कंट्री कहते हैं, देखो 1 जनवरी 1916 के पहले हम ही वो 5 कंट्री हैं, 1 2 3 4 5 जो नीचे लिखा हुआ है, जिन्होंने न्यूक्लियर टेस्ट कर एटम बम बना रखा है।
जिन्होंने एटम बम टेस्ट कर एटम बम बना रखा है, पर न्यूक्लियर टेस्ट कर एटम बम बना रखा है। तो हम ही 5 कंट्री ही दुनिया में वो कंट्री भी रहेंगे जिनके पास एटम बम रहेगा। It means they have taken a right to themselves. We only 5 countries will have a right to access the atom bomb, not even any other country in the world. कहने का अभिप्राय है कि ये 5 कंट्री अपने आप को सुपर पावर बनाने की कोशिश कर रहे हैं, ये 5 कंट्री अपने आप को दादा बनाने की कोशिश कर रहे हैं, ये दादागिरी हो रही है। और इस दादागिरी में ये 5 दादा कह रहे हैं कि हम ही लोग दादा रहेंगे इस दुनिया में, बाकी कोई दादा नहीं रहेगा, क्योंकि ये कह रहे हैं कि हम ही ऐसे कंट्री हैं, हम ही ऐसे कंट्री हैं जो 1 जनवरी 1967 तक अभी तक एटम बम बनाए हैं, तो हम ही ऐसे कंट्री हैं जो आगे भी एटम बम बनाते रहेंगे, आते भी रखते रहेंगे, कोई और दूसरा इस तरह की एक्टिविटी नहीं करेगा। पूछोगे ना कि सर ऐसा क्यों है? दादागिरी है। जैसे मोदी जी नहीं कह रहे हैं कि यूपी में आप कुछ भी कीजिए, 200 लोग से ज्यादा शादी में नहीं होना चाहिए, लेकिन हाँ इलेक्शन होते रहेंगे। फालतू बातें ये सब, डेमोक्रेटिक कंट्री से फालतू बातें। ठीक है, अब यहाँ पे राहुल गांधी को भी छूट मिल गया, ऐसा नहीं मोदी जी अपने लिए कह रहे हैं, सबको कह रहे हैं, तो फालतू बातें सब। ऐसी बात कैसे नहीं कोविड के टाइम में? वही बात होगी कि मतलब सबके लिए नियम है, लेकिन जो हम नियम बनाने वाले हैं वो हम नियम फॉलो नहीं करेंगे। दादागिरी है, जिसको जो मन करे करे। आपको जो लग रहा है ना वही बात है, दादागिरी है। मतलब आप मास्क नहीं लगाएगा तो 2000 रुपया लगेगा लेकिन हम जाके अगर कहीं हम इलेक्शन कैंपेन में जाएंगे तो हम बिना मास्क और 2000 लोग हैं, वहां पे कोई फाइन नहीं लगेगा। दादागिरी है, जो मन कीजिए कीजिए। पॉलिटिशियंस पॉलिटिकल इश्यूज हम यहाँ नहीं बनाएंगे, मैं आपको एग्जाम्पल दे रहा हूँ कि दादागिरी है। करना करो, ना करना ना करो, चलो। आप सुनना, तो ये बात भी समझ में आ गई, ये बात भी समझ में आ गई। तो ये जबरदस्ती है, ये लोग गलत काम कर रहे हैं, सबको आपको भी लग रहा है गलत काम कर रहे हैं, लेकिन अगर आप चाइना होते तब तो नहीं बोलते ना गलत काम कर रहे हैं, आप रसिया होते तब तो नहीं बोलते ना गलत काम कर रहे हैं। तो कौन सी कंट्री है जो पावरफुल नहीं होना चाहती है? मैंने अभी आपको बोला तो ये दादागिरी है, तो करने दीजिए जो करना है। अब देखिए एनपीटी लाने के साथ यहाँ पर बात क्या होती है, कहानी में मजा आ रहा है। और सुनो, लेकिन याद रखना इस कहानी को टेक्नोलॉजी के साथ और आईआर रिलेशन के साथ जोड़ते चलेंगे। भावनाओं में मत भटक जाना, ठीक है? कुछ राहुल और बीजेपी वाले बैठे होंगे यहाँ पे, किसी की भावना मत भटक जाना। अरे हाँ, एक चीज बता दूं, कोई भी यूपीएससी एस्पिरेंट, ठीक है, इन 4 मुद्दों पर कभी भी फालतू बहस नहीं करेगा। ना तो आंसर राइटिंग में, ना तो इंटरव्यूअर के सामने भी नहीं, ठीक है? जो इंटरव्यू लेता है आपका नंबर कट जाएगा। मैं अभी आपको बता दूं, पहले बहुत जरूरी है 4 चीज मैं बता दूं, कौन सी चीजें जहां पे आप कभी डिस्कशन नहीं करेंगे, क्योंकि आप लोग ना बहुत ही मासूम होते हैं, मासूम होते हैं ना। और दिक्कत क्या है कि आपको मैच्योरिटी होना बहुत जरूरी है। ये इंटरव्यू में आप लोगों को बताता हूँ, व्हेनेवर यू गो फॉर द इंटरव्यूज, जितने बच्चे हैं सब लोग ध्यान रखें। पहला, किन चीजों में आप कभी बायस नहीं होंगे। ओके, यू जस्ट लिसन। 4 चीजें हैं जो मैं आपको पहले बता देता हूँ, इंटरव्यूज में ये मैं आपको जरूर बताता हूँ। पहला, रीजन, आप किस क्षेत्र से आते हैं। एमपी बड़ा है या यूपी बड़ा है, कर्नाटका बड़ा है या तेलंगाना बड़ा है, ये ध्यान रखिएगा। सब बड़े हैं, सब भारत के ही पार्ट है, आप किसी के लिए बायस नहीं हो सकते। दूसरा, रिलीजन, दूसरा रिलीजन, आप किस धर्म के हैं ये मैटर नहीं करता जब आप यू आर गोइंग फॉर द यूपीएससी। यानी आपको कभी हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई वाला जो मुद्दा होता है ना, इससे हमेशा दूर रहना है। दूसरी चीज, एक तो क्षेत्र वाले मुद्दे से दूर रहना है, एमपी, यूपी, बिहार, ये सब दूर करिए आप, पहला तो। दूसरा, आपको रिलीजन से आप दूर रहना है, दूसरी चीज। आपके आंसर चीजें होनी चाहिए। तीसरा, कास्ट, किस जाति पाति से आते हैं, बड़ी जात हो, छोटी जात हो, इस तरह की चीजों से आपको दूर रहना है, तीसरी चीज। और चौथा, पर्सन, किसी व्यक्ति, आप इसके लिए भी कभी बायस नहीं हो सकते हैं कि राहुल या मोदी। तो ये 4 चीजें याद रखिएगा, ठीक है? कभी भी इन 4 इश्यूज पे कोशिश कीजिएगा, दूर रहने की कोशिश कीजिएगा। यहां पर आप हर जगह पे न्यूट्रल हैं। क्यों? यू आर अ सिविल सर्वेंट, एंड एज अ सिविल सर्वेंट आप कहीं भी आईएएस का जॉब करेंगे, चाहे वो एमपी कैडर हो, चाहे वो यूपी कैडर हो, चाहे जेएनके कैडर हो, आपके लिए फर्क नहीं पड़ता। आपके पास जो भी रिलीजन के लोग रहते हो, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, सब आपके अपने हैं। आप बड़ी जात से आते हैं, छोटी जात से आते हैं, आपकी जगह किस तरह की जात पात के लोग होते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता। और चौथा, आपके साथ राहुल गांधी हो, आपके साथ नरेंद्र मोदी हो, आपका देवेगौड़ा हो, कोई भी हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि आप हर किसी के लिए काम करने के लिए हर किसी के साथ मौजूद हैं। इट्स योर प्रोटोकॉल। और जब तक बहुत ज्यादा कंडीशन अप्लाई ना हो, तब तक इंटरव्यूज में कभी भी इन सब चीजों के बारे में मत कीजिएगा, इन चीजों से दूर हट जाइएगा, बच के भागिएगा। If your examiner is going to ask you and your examiner is forcing you, नहीं हमको धर्म पे बोलो, नहीं हमको जात पर बोलो, नहीं हमको तुम बताओ बिहार के बारे में, नहीं तो हमको बताओ नरेंद्र मोदी के बारे में, राहुल गांधी का, तो याद रखना, सीधा बोलना, सर इट इज अ वेरी कॉम्प्लेक्स इशू। ये मैं आपको इंटरव्यू में जरूर बताता हूँ, इट इज अ वेरी कॉम्प्लेक्स इशू, ये बहुत ही जटिल मुद्दा है जो आप मुझसे पूछ रहे हैं। वो खुद समझ जाएगा, यू आर वेरी स्मार्ट और बहुत ही मैच्योर आदमी हो आप।
आपका अपना पर्सनल व्यक्तित्व कुछ भी हो सकता है, आप हिंदू हो सकते हो, मुस्लिम हो सकते हो, बड़ी जात हो सकते हो, छोटी जात हो सकते हो, उत्तर प्रदेश महान हो सकता है, कर्नाटका महान हो सकता है, लेकिन याद रखिएगा एज अ सिविल सर्वेंट आपका कोई अपना व्यक्तित्व नहीं है। एग्जामिनर से सीधा बोलना सर इट इज वेरी कॉम्प्लेक्स इशू, और फिर उसके बाद अगर स्टिल अगर वो कह दिया, अगर वो मैच्योर होगा सीधा बोल देगा, जैसे मैच्योर ही होते हैं वो लोग, कहेंगे अच्छा बेटा छोड़ो उसको, दूसरी बात पे आओ। और अगर वो फिर भी कहता है आप कोई बात करो उसे, तो बोल देना सर यही से शुरुआत करना, सर ये बहुत ही जटिल मुद्दा है, इट इज वेरी कॉम्प्लेक्स इशू। और फिर उससे बोलना कि सर अब मैं बोल रहा, अब सुनो सर, और जहां पे उसके फेस का एक्सप्रेशन देखना है इज नॉट गोइंग टू सेटिस्फाई, फिर बोलना सर मैंने बोला था ना इट इज अ कॉम्प्लेक्स इश्यूज, इन द बिगिनिंग आई टोल्ड यू सर इट इज अ कॉम्प्लेक्स इशू, तो यहां पर योर ओपिनियन माय ओपिनियन में बी डिफरेंट, इट इज अ कॉम्प्लेक्स इश्यूज। ओके एवरीवन, सो यू कीप इन दिस नेचर गाइस इन योर व्यू। अब मैं एक बात बताऊं, मैं एक टीचर हूं, मैं किसी रीजन को भी पढ़ाऊं, किसी रिलीजन को पढ़ाऊं, किसी कॉज को पढ़ाऊं, किसी पर्सन को पढ़ाऊं, ये मेरे प्रोफेशन में भी नहीं आता है। तो माय प्रोफेशन इज व्हाट, आई एम फॉर एवरीवन, आई एम फॉर द नेशन, और ये सब मिलकर किसी राष्ट्र का निर्माण करते हैं। तो आप भी किसी राष्ट्र के निर्माण की बात कीजिए, ये सब आपके अपने हैं। अब आते हैं पीछे, ये आप ध्यान रखेंगे क्योंकि ये चीजें आपके आंसर राइटिंग में भी झलकती हैं व्हेन यू पीपल आर रेडी। क्योंकि मेरा टॉपिक तो साइंस टेक में किसी धर्म मजहब के लिए तो होता नहीं। जब आप कंप्यूटर यूज करते हैं, इंटरनेट यूज करते हैं, तो वहां ये नहीं बोला था किसी धर्म के हैं, किसी मजहब के हैं, राहुल गांधी के फॉलोअर है, मोदी के फॉलोअर है, या देवेगौड़ा के फॉलोअर है, या किसी और के फॉलोअर है, तभी आप कंप्यूटर यूज कर रहे हैं। हियर व्हाट, साइंस एंड टेक इन चीजों में बहुत अच्छा है, या इन चीजों से कोई लेना देना ही नहीं होता है। आगे बढ़ते हैं। सो ये चीजें ध्यान रखना दोस्त, हम लोग यहाँ पे थे एनपीटी में थे, एनपीटी में थे, ये मुझे बोलना चाहिए था इन आंसर एंडिंग आई से टू एवरीवन, इन चीजों से बच के रहिए। आपका व्यक्तित्व कुछ भी हो सकता है, आप किसी पार्टी के, किसी पर्सन से, किसी धर्म के, किसी रिलीजन को मान सकते हैं, बट एज अ सिविल सर्वेंट आप किसी के नहीं। अब हम बात करते हैं एनपीटी। एनपीटी में एक चीज और आती है, ये 5 कंट्री का, पता है ये 5 कंट्री बड़े पावरफुल कंट्री भी हैं। अभी किसी बच्चे ने लिखा भी था सर ये ना यूएन सिक्योरिटी काउंसिल के मेंबर भी हैं सर, ये यही चाइना, यही चाइना, यही चाइना है, यही चाइना, यही चाइना है। इसी चाइना को फेवर में जाकर पंडित जवाहरलाल नेहरू वोट करके आते हैं, और इसके लिए मैं कभी पंडित जवाहरलाल नेहरू को माफ नहीं करूंगा। इस चाइना के सपोर्ट पे सबसे ज्यादा कूदे थे कौन, पंडित जवाहरलाल नेहरू। शायद मोदी जी को पता नहीं है, उसका क्रेडिट भी लेते राहुल तुम्हारे दादा किए थे, ठीक है। तो ये बात बता दूं, ये सब किसी का नहीं है ना, ये चाइना इसी चाइना के सपोर्ट में पंडित जवाहरलाल नेहरू कूदे थे, अब बोले थे चाइना चाइना चाइना, चाइना को मेंबर बनाया। यही चाइना है आज तुमको एनएसजी के मेंबरशिप को बनने के लिए सबसे ज्यादा, यही तुम्हारे केस में रहता है। अभी हम इस पर बात करेंगे। ये मैं जवाहरलाल नेहरू की सबसे बड़ी गलती मैं अपने दिमाग के हिसाब से मानता हूं। अब सुनिएगा, अब एनपीटी के साथ क्या होता है। एनपीटी जो नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी आती है, इसमें बोला जाता है कोई भी इस तरह की न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी को किसी दूसरे कंट्री को नहीं देगा। आप नाम पकड़ो ना, नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी, प्रोलिफरेट नहीं करना है। एक ऐसी ट्रीटी है जो नॉन प्रोलिफरेशन मतलब प्रोलिफरेट नहीं करना है, ऐसी ट्रीटी। क्या प्रोलिफरेट नहीं करना है, किसी भी तरह की न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी आपको किसी दूसरे कंट्री को नहीं देनी है, किसी भी न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी को आपको दूसरे कंट्री को नहीं देनी है। इस तरह की कोई भी टेक्नोलॉजी आप दूसरे कंट्री को नहीं देंगे, क्योंकि अगर दूसरी कंट्री को अगर आप देंगे, क्या पता उसकी मदद से वो कंट्री चीजों को बना ले। इसका मतलब यह है सीधा दोस्त कि आप अगर किसी भी तरह की टेक्नोलॉजी वगैरह का कहीं आदान प्रदान होने लगा ना, एक दूसरे को देने लगे, तो पता चला क्या होगा, ठीक है, क्या होगा, दुनिया में हर कोई एटम बम बनाने लगेगा। क्या पता अभी बहुत सारी कंट्रीज जो आरएनडी नहीं कर पाए हो। तो यहां पर इस तरीके से डायरेक्टली इनडायरेक्टली कंट्रोल किया जाता है। कोई भी इस तरह के हथियार, इस तरह की चीजें, इस तरह की टेक्नोलॉजी किसी दूसरे को नहीं देगा। और एक बात और बोली जाती है, बताया क्या एनपीटी के साथ, कि कोई भी न्यूक्लियर टेस्ट नहीं करेगा, नोबडी विल डू द न्यूक्लियर टेस्ट ऑन लैंड, जमीन पर कोई भी न्यूक्लियर टेस्ट नहीं करेगा। You people are not allowed to do the nuclear test on the land. You people should remember it. अब बताओ, कोई न्यूक्लियर टेस्ट अगर जमीन पर नहीं करेगा, कोई किसी तरह की टेक्नोलॉजी, इस तरह की चीजें एक दूसरे को नहीं देगा, तो कहीं ना कहीं सिर्फ इन्हीं 5 कंट्रीज के हाथ में चीजें रहेंगी। Not even any other country will access the nuclear power in this way. और पीछे आईए बहुत बात हो चुकी है आईए में, न्यूक्लियर एनर्जी पीसफुल के लिए यूज होगा, न्यूक्लियर एनर्जी एटम बम के लिए नहीं यूज होगा। एनपीटी कह रहे हैं लेकिन हम 5 कंट्री एटम बम भी रखेंगे, और इसको रखेंगे, इसको बनाते भी रहेंगे, नॉट इवन एनी कंट्री। और इस तरीके से उसको कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं। एनपीटी क्लियर है बच्चों? एनपीटी क्लियर है बच्चों? थंबनेल से मेरे को मजा आता है, आदत हो गई है। थंबनेल में जैसे 100 हो जाता है, मजा आ जाता है, ठीक है, वाह। अब कहानी थोड़ी और आगे बढ़ती है, अब कहानी थोड़ी और आगे बढ़ती है। कहानी एनपीटी तक क्लियर होगी, अब कहानी सुनो, थोड़ा डिस्कशन होगा। इंडिया क्या करता है? इंडिया एनपीटी पे साइनिंग किए बिना ही पोखरण में अपना न्यूक्लियर टेस्ट कर देता है। कब? 18 मई 1974। यहां थोड़ा मैं ना अभी जवाहरलाल नेहरू की बुराई की, थोड़ा इंदिरा जी की तारीफ कर दूंगा। भाई मैं किसी के लिए बायस नहीं हूं, मैं सिर्फ यूपीएससी के लिए बायस हूं। मैं आपको सत्य चीजें बताऊंगा, आपको मानना हो तो मानो, ना मानना तो ना। जवाहरलाल नेहरू ने गलती की तो जवाहरलाल नेहरू ने गलती की, मैं क्षमा नहीं करूंगा, मैं नहीं करूंगा। अब बात होती पोखरण टेस्ट की। पोखरण टेस्ट इंडिया ने कर डाला 18 मई 1974 को। उस प्रोजेक्ट का नाम रखा है स्माइलिंग बुद्धा। पता है स्माइलिंग बुद्धा क्यों रखा गया?
ये मत सोचना कि बुद्धा मुस्कुरा रहा है बड़ा लकी होता है, आर्चिस गली में ले आते हैं सर, हम अपनी बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड को गिफ्ट देते हैं सर, कहीं किसी के घर में कोई इनॉग्रेशन होता है वहां भी ले जाते हैं सर। ओके, अगर आप ऐसा सोचते तो आप एक नंबर के गधे हैं। अमृता ने जो आंसर लिखा इज राइट, वो दिन बुद्ध पूर्णिमा था। इंडियन रिलीजन में एक पवित्र दिवस होता है, पवित्र दिन होता है बुद्ध पूर्णिमा, और उसी दिन किया गया, इसलिए इस प्रोजेक्ट का नाम भी स्माइलिंग बुद्धा ही रखा गया। सो दिस वाज बुद्ध पूर्णिमा। पर ये कोई क्वेश्चन नहीं है, जस्ट आस्क यू, ठीक है। उस समय का भी आर्चिस गैलरी हुआ करती थी, प्यार मोहब्बत हुआ करता था। अरे पिताजी काट देते, बता रहे हैं उस समय का। चलो 18 मई 1974 को इंडिया पोखरण टेस्ट करता है, विदाउट एनपीटी साइनिंग इंडिया न्यूक्लियर टेस्ट करता है। सोचो, विदाउट न्यूक्लियर साइनिंग। अब बताओ इंडिया ने जब न्यूक्लियर टेस्ट किया, अब क्या होगा, इस कहानी को आगे बढ़ाते हैं। लेकिन इंडिया अलाउ था? बिल्कुल इंडिया अलाउ नहीं था। इंडिया वाज नॉट अलाउड टू डू द न्यूक्लियर टेस्ट इन दिस केसेस, एवरीबॉडी नो। ओके, अब क्या होगा, यहाँ पे कहानी समझना। यहाँ पे क्या होता है, इंडिया ने न्यूक्लियर टेस्ट किया विदाउट एनपीटी नेशंस। अब इंडिया पे प्रेशर पड़ेगा। और सुनो, उस समय इंदिरा जी वाज द प्राइम मिनिस्टर। कभी मैंने कहा था मोदी जी के मुंह से सुना कि पिछले 70 साल में देश में कुछ नहीं हुआ। नहीं, ऐसा नहीं बोलना चाहिए। हमारे देश में न्यूक्लियर टेस्ट हुआ और हमारे देश के पास पहला एटम बम हुआ। मैं कांग्रेस वाला नहीं हूं, राहुल गांधी को आई हेट, मैं पहले बता रहा हूं, ठीक है। ऐसा फालतू बात नहीं मेरे सुनना चाहिए। सर आप मोदी जी को बुराई कर रहे हैं, बिल्कुल नहीं, मैं सत्य बता रहा हूं। मानना हो तो मानो, ना मानो। 18 मई 1970 को देश ने एटम बम बनाया, फर्स्ट एटम बम। देश की भाषा इंदिरा जी वाज प्राइम मिनिस्टर। ऐसा सुनने में आता है अटल जी ने पार्लियामेंट में इंदिरा जी की तारीफ की। अटल जी मतलब उसी पार्टी के, लेकिन हीरा आदमी है। मेरे कमरे में सिर्फ 2 लोगों की फोटो है। जब मैं स्टडी रूम में किसी दिन क्लास लूंगा मैं दिखाऊंगा। एक अटल बिहारी वाजपेयी और दूसरा कलाम सर। बाकी मैं किसी की जरूरत नहीं करता उस लेवल की। बच्चों ने गैस कर लिया कलाम सर, अच्छा। तो मेरे कमरे में सिर्फ 2 बंदों की फोटोग्राफ है, एक अटल बिहारी वाजपेयी जी की और दूसरा कलाम सर की। किसी दिन मैं लूंगा, अपने कमरे से लूंगा, आपको दिखाऊंगा। अब सुनना, पोखरण टेस्ट के बाद जब भारत को प्रेशर पड़ा, अटल जी की बात तो सुने ही यार, मतलब महान आदमी थे, महान ऐसे आदमी होते नहीं, उसी पार्टी के महान आदमी थे। सो अटल जी ने इंदिरा जी को बोला, टुडे आई फाउंड इट दैट इंदिरा जी इज लुकिंग मी लाइक मां गॉडेस दुर्गा। आज मुझे इंदिरा जी दुर्गा जी की रूप दिखती हैं, ठीक है। मतलब व्हाट काइंड ऑफ वर्ड्स दैट अटल जी हैज यूज्ड इन दैट टाइम फॉर इंदिरा जी, इट वाज ग्रेट। अब क्या होता है, अब तुम अंबेडकर का नाम लेके कहां तुम बवाल मचा रहे हैं, यहाँ पे सब इंपॉर्टेंट है भाई। ये तो क्या मतलब, यही बात हो जाती है, हम बात क्या कर रहे हैं, बात तुम कहां ले जा रहे हो। अंबेडकर स्टिल वेरी इंपॉर्टेंट, उसमें क्या दिक्कत है। अंबेडकर की हर किसी को इज्जत करनी चाहिए, कॉन्स्टिट्यूशन है हमारे पास। एक ऐसा बंदा जिसको अछूत लोग कहते हैं, गया और कहा विदेश पढ़ के आ गया, है कि नहीं। उतना बड़ा उस समय के टाइम इतना फाइटिंग करके वो बंदा वहां तक पहुंचा। तो अंबेडकर का तो एक लोग उसको मसीहा मानते हैं, उसको एग्जाम्पल देते हैं। ऐसे तो लाल बहादुर शास्त्री भी, हम तुमको 2 लोगों का नाम लेकर बाकी बेइज्जती कर रहे हैं। यही प्रॉब्लम है भारत में, यही प्रॉब्लम है। हम बात को कहां ले जा रहे हैं, बात को क्या मुद्दा उठा रहे हैं। अच्छा, लेकिन ये तो नहीं मानते ना 2014 में देश आजाद हुआ था। चलिए ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, सब ठीक है। रहने दो, हमको अपने मन से पढ़ाने दो, एकदम मजेदार। आप बिल्कुल आर्गुमेंट ना करो, आप इसको कॉमन रहने दो, एक न्यूट्रल प्लेटफॉर्म रहने दो, ठीक है। चलिए, मतलब कुछ लोग कहते हैं 2014 में देश आजाद हुआ था, तो हमको यही लगता है कि भाई राजगुरु, भगत सिंह, सुखदेव, ये सब क्या है, सब पता नहीं क्या, हमको नहीं पता है, सब फालतू सब हम लोग पढ़ते हैं कि नहीं। चलिए, अब क्या होता है, अब भारत इसमें डिफेंड कैसे करता है, कहानी यहाँ पर आती है, मजेदार, एकदम टर्न मारेंगे अभी यू टर्न। अरे सुनो, जानते हो क्या था उस समय इंडिया में जो न्यूक्लियर रिएक्टर बन रहे थे, देखो समझ सकते हो, टेक्निकल जोड़ रहा हूँ। उस समय जो न्यूक्लियर रिएक्टर चल रहे थे, रशिया भारत की मदद कर रहा था, बहुत सारा वो रिएक्टर भारत में लग रहा था, विद्युत निर्माण की कोशिश हो रही थी, रिएक्टर यूरेनियम आने की बात हो रही थी, है ना, भारत का एक्सपोर्ट इंपोर्ट चल रहा था, सब कुछ रोक दिया गया। इंटरनेशनल स्तर पर इंडिया को प्रेशर डालने की कोशिश की गई, बहुत सारा परेशान करने की कोशिश की गई, सबको इंटरनेशनल लेवल पर इस तरह की दिक्कत की गई। बात समझ में आ गई। अब सुनना जरा, अब इंडिया इसको डिफेंड कैसे करता है, इंडिया इसको कैसे डिफेंड करता है, हम तुमको बताते हैं। इंडिया की बात सुनो, ये इंटेलेक्चुअल स्टेटमेंट्स होती है कि देखो, तुम लोगों ने बोला कि कोई भी न्यूक्लियर प्रोलिफरेशन नहीं करेगा एनपीटी में, ठीक है, और हम बिना एनपीटी के साइनिंग के हम पोखरण टेस्ट कर गए, जबकि हम इस तरह की चीजें अलाउ नहीं है करने के लिए, क्योंकि 5 ही कंट्री को इस तरह का हक दिया गया। हमने बिना एनपीटी साइनिंग न्यूक्लियर टेस्ट कर दिया, लेकिन तुम लोग बोले थे कोई किसी कंट्री से किसी तरह की टेक्नोलॉजी वगैरह नहीं लेगा। हाँ तो ठीक है, हमने नहीं लिया, हमने खुद से बनाया। हमारा इंडिया भी ऐसा राष्ट्र है जहां भाभा जैसे वैज्ञानिक हुए हैं। तुमने बोला ना कि कोई नहीं करेगा, ठीक है,
किसी से नहीं लेगा, ठीक है, हमने भी किसी से नहीं लिया, लेकिन हमने खुद बनाया। वी हैव नॉट टेकन दिस टेक्नोलॉजी फ्रॉम अदर वन। हमने कोई प्रोलिफरेशन उल्टा सीधा काम नहीं किया। सी गाइस, इट्स अ डिप्लोमेटिक आंसर। द नेम ऑफ चैप्टर इज डिप्लोमेसी। मतलब सुनते रहे, मस्त होकर सुनते रहे। टॉपिक बहुत मजेदार है। अब कल ही बोला था, अब आप हमसे सुनना ही नहीं पसंद कर रहे थे, आईआर का टॉपिक है, दूसरे से बात, लेकिन हम अपने मन से टॉपिक को पढ़ा रहे हैं जबरदस्ती। अब क्या होता है? और दूसरा, इंडिया ये भी कहता है कि तुमने बोला था कि नोबडी विल डू द न्यूक्लियर है ना, ऑन लैंड। मैंने लैंड पर नहीं किया, मैंने लैंड के अंदर अंडरग्राउंड में किया, मतलब इस तरह से डिप्लोमेटिक आंसर्स इंडिया यूज्ड इट। तो ये भी मतलब एक कॉमेडी है, डिप्लोमेटिक आंसर्स है। और एक बात बता दूं, एक बात तुम लोग हमको बता दो कि इंडिया और चाइना में अगर प्रॉब्लम है तो चाइना तुम एटम बम रखो और इंडिया तुम एटम बम ना रखो। कल को जब इंडिया चाइना की प्रॉब्लम होगी तो हु विल टेक केयर ऑफ इंडिया? आप मुझे अपना राय दीजिए, आपका पॉजिटिव पॉइंट जो आप अपने देश के बारे में इस तरह की बातें आप बोलेंगे। पहले खुद से स्ट्रांग बनिए। ये आपके पॉइंट्स थे जो आपने बोले। अब कहानी और आगे बढ़ती है। कहानी और ये बताओ कि पोखरण और एनपीटी वाला पूरा डिस्कशन तुम लोग को समझ में आया या नहीं आया? सबका थंबनेल चाहिए, खट्टा पड़ जाएगा, सबका थंबनेल चाहिए। बहुत बढ़िया, सबका थंबनेल आ रहा है, बहुत बढ़िया, खट्टा बहुत बढ़िया। अब कहानी आगे बढ़ती। कितना हो गया? 100 हो गए, 100 हो गए, टच हो गए, बहुत बढ़िया, 100 हो गए, 99, 100 बस, अब नहीं चाहिए। अब कहानी आगे बढ़ती है अगली तरफ, एनएसजी। थोड़ा लंबा टॉपिक है, 20-25 मिनट अकेला यही खा जाएगा। एनएसजी, किसी एक व्यक्ति ने शायद एनएसजी का पूरा नाम लिख दिया, रितु है ना, एक बच्चा है, उसने लिख दिया, बाकी प्रकृति है, बहुत लोगों ने लिख दिया। एनएसजी का पूरा नाम है न्यूक्लियर सप्लायर ग्रुप, ठीक है। एनएसजी का पूरा नाम है न्यूक्लियर सप्लायर ग्रुप, हिंदी में कहते हैं नाभिकीय आपूर्ति समूह, ठीक है, न्यूक्लियर सप्लायर ग्रुप। न्यूक्लियर सप्लायर ग्रुप 1975 में लाया जाता है और टोटल 7 नेशंस हैं, 7 कंट्रीज हैं जो मिलकर इसके लिए काम करते हैं। तो 7 countries they are working together especially for the energy. Energy means nuclear supply group. So nuclear supply group में 7 countries हैं जो साथ आते हैं, लाते हैं। ये कौन कौन से कंट्रीज आप देख सकते हैं? कनाडा है, फ्रांस है, जापान है, वेस्ट जर्मनी है, सोवियत यूनियन है, यूएस है, यूके। ये 7 कंट्रीज मिलकर एनर्जी लाते हैं। ये 7 कंट्रीज मिलकर एनर्जी लाते हैं, न्यूक्लियर सप्लाई ग्रुप लाते हैं। और इन 7 कंट्रीज जो न्यूक्लियर सप्लाई ग्रुप लाते हैं, वो अलग बात है क्या इसमें 48 मेंबर्स हैं या कितने हैं, ये भी समय के साथ आप चेक जरूर करेंगे। जब भी जिस साल आप एग्जाम देने जाए तब भी उस साल चेक करेंगे और ये कोशिश करते हैं कि जो इंडिया ने किया वो दोबारा रिपीट ना हो। इधर लोग यहां तक कि आर्टिकल्स में लिखते हैं कि एनर्जी इंडिया के न्यूक्लियर टेस्ट के ही देन है, उसी का एक रिएक्शन है जिसके लिए एनर्जी लाएगा कि दोस इंडिया हैज डन इट शुड नॉट रिपीट फर्दर बाय द अनदर नेशन। नहीं तो जो इंडिया ने कर दिया विदाउट एनपीटी मेंबर, वो आगे और भी कंट्री रिपीट्स करेंगे। तो यहां भी लिखा गया काफी आर्टिकल्स में कि एनर्जी को परमाणु टेस्ट जो इंडिया ने किया उसी की वजह से उसके अगेंस्ट में लाया गया कि दोस थिंग्स इंडिया हैज डन शुड नॉट रिपीट फर्दर बाय द एनी अदर नेशन। नहीं तो पता चलेगा होड़ बन जाएगी और दुनिया में एटम भी बनने लगेगा। अब बात होती है, यही एनर्जी है जिसका न्यूज हमेशा रहता है एंड दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। फिलहाल सारा ही इंपॉर्टेंट है पूरे चैप्टर्स में। एनर्जी पे भी आपके पेपर 18-19 में क्वेश्चंस रहे हैं। पर्पस क्या होता है स्थिति को लाने के पीछे? कि न्यूक्लियर प्रोलिफरेशन को रोका जाए, अच्छी तरीके से, पूरी तरह से रोका जाए। अब यहां पर बात होगी कि एनर्जी के थ्रू हम इन चीजों को कैसे रोकेंगे। अब पता है, इसी एनर्जी का मेंबर इंडिया बनना चाहता है, इसी एनर्जी का मेंबर इंडिया बनना चाहता है। इंडिया के लिए एनर्जी बहुत ज्यादा जरूरी है। क्यों जरूरी है? एनर्जी का क्या इंपॉर्टेंस है? एनर्जी को लाने के पीछे क्या कारण था? एक अच्छा खासा डिस्कशन लोग करते हैं, वेरी हेल्दी डिस्कशन आई डू हियर। सो आइए मैं आपको बताता हूं, पहले एनर्जी की तरफ लिए चलता हूं कि एनर्जी इंपॉर्टेंट क्यों है। सुनो दोस्तों, न्यूक्लियर सप्लायर ग्रुप इंडिया आज भी अभी मेंबर नहीं है। Still India is not the member of energy, but India want the membership of energy. India want to be the member of energy. India चाहता है कि मैं एनर्जी का मेंबर बन जाऊं। समझेगा होता क्या है? एनर्जी से फायदा क्या है? एक्चुअली में एनर्जी ने कर क्या रखा है? इस ग्रुप के अंदर उन्होंने 7 कंट्रीज के साथ एनर्जी शुरुआत हुई है, एवरीबॉडी नो। 7 कंट्रीज से एनर्जी शुरुआत हुई, एवरीबॉडी नो। आज मेंबर देख लो, एक बार कंफर्म कर लो, 48 अभी भी है, एक आध बढ़ गया है, एक आध कम हो गया है। 48 मेंबर्स के करीब आज हैं, देख लो आज तक का, लेकिन एग्जाम में फिर एक बार चेक करना, ठीक है? 48 मेंबर्स के आसपास। भारत अभी भी इसका मेंबर, इंडिया इज स्टिल नॉट द मेंबर ऑफ एनर्जी, एवरीबॉडी नो। असल में होता क्या है, अगर कोई कंट्री एनर्जी का मेंबर है, अगर कोई कंट्री एनर्जी का मेंबर है, समझना, ठीक है, कोई कंट्री एनर्जी का मेंबर है तो वो आसानी से इजीली जो हो सकता है, इजीली अ कंट्री कैन इजीली एक्सेस, अभी भी 48 है, ठीक है सोनू, ठीक है, थैंक यू। इजीली एक्सेस, इसमें क्या कर सकता है? अगर कोई कंट्री एनर्जी का मेंबर है तो आज भी वो इजीली एक्सेस कर सकता है क्या? न्यूक्लियर फ्यूल। अगर आपको किसी कंट्री से यूरेनियम चाहिए, इस तरह का न्यूक्लियर फ्यूल चाहिए, आपको आसानी से मिल जाएगा। अभी क्यों नहीं मिल रहा? असल में क्या, अभी एनर्जी कंट्रीज के पास ही वो कंट्रीज भी हैं जिनके पास यूरेनियम है। इन्होंने एक ग्रुप बना रखा है कि हम लोग बिना परमिशन के किसी को यूरेनियम नहीं देंगे, नहीं तो पता लगेगा एक कंट्री किसी दूसरे कंट्री पता लगेगा देने लगेगा। अब ये ग्रुप इसको मैनेज करेगा।
और सिर्फ न्यूक्लियर फ्यूल ही नहीं, इंडिया आसानी से एक्सेस कर लेगा कोई न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी भी। मान लो इंडिया को कोई न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी चाहिए अपने रिएक्टर को लगाने के लिए, तो ये 48 कंट्रीज जो होंगे आसानी से आपको दे देंगे। अगर आप यू वांट एनी काइंड ऑफ टेक्नोलॉजी फ्रॉम एनी अदर वन, तो इजीली यू कैन एक्सेस द न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी आल्सो, नॉट ओनली द फ्यूल, इवन आल्सो टेक्नोलॉजी। आप टेक्नोलॉजी भी आसानी से ले लेंगे, यू कैन गेट टेक्नोलॉजी आल्सो वेरी इजी। दूसरी चीज, तीसरी चीज, आसानी से आपका, मैं बता रहा हूं इंडिया को क्या फायदा होने लगा, इंडिया एनर्जी का बढ़ जाएगा, आपको आपका न्यूक्लियर कॉमर्स बढ़ेगा, आपका न्यूक्लियर कॉमर्स बढ़ेगा। कहने का मतलब है दूसरे कंट्री वाले आप एक कंट्री में आकर इन्वेस्ट करेंगे, आप पैसा कमाएंगे, और आप भी किसी दूसरे कंट्री में जाकर इस तरह के इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। अगर यूरेनियम चाहिए तो जाकर एनर्जी कंट्री से ले सकते हैं, आपकी भी इकोनॉमी बढ़ेगी। आप खुद देखो आपको कितने फायदे हो रहे हैं, आपको कितने फायदे। और स्टिल यू पीपल नो वेरी वेल इंडिया हैज अ सफरिंग विद एन इलेक्ट्रिसिटी प्रॉब्लम। पीछे का चैप्टर याद रखो। और इलेक्ट्रिसिटी प्रॉब्लम मैंने बोला था, कोयला अगर इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई आपको पूरी कर सकता है तो पोल्यूशन भी देता है। रिन्यूएबल एनर्जी अगर आपकी इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई कर सकता है तो पूरी नहीं कर पाएगा, इतना पोटेंशियल नहीं है। न्यूक्लियर एनर्जी अगर पोटेंशियल है तो आज सिर्फ 3% है कि उसकी टेक्नोलॉजी, उसके फ्यूल की दिक्कत है। तो अगर कहीं ना कहीं अगर इंडिया विल बिकम द एनर्जी मेंबरशिप, तो जो हमारा 25% का टारगेट है बाय 2050, आई होप यू रिमेंबर, पीछे की चीजों को मैं जोड़ रहा हूं। याद रखना मेरा हर लेक्चर पीछे के लेक्चर से जुड़ता है। जितने भी लोग कूद कूद के आए हो, आपको कुछ भी समझ में नहीं आएगा, सारी की तरह पे पानी भर जाएगा। और कल से तो स्पेस शुरू कर रहा है, पहला लेक्चर स्पेस का मिस किया, दूसरे तीसरे चौथे में मत रहिएगा, मैं आपको सीधा सीधा बोल रहा हूँ, कोई फायदा नहीं होने वाला है। हो सकता है कुछ लोग लाइव ना देख रहे हो तो रिकॉर्डिंग देख अगला लाइव में बैठिएगा, मत आइएगा, सीधा कहता हूं मत आइएगा, क्योंकि आप मुझे गालियां देंगे, ऐसा फालतू पढ़ाते कुछ समझ में नहीं आता है। जितने भी बच्चे मेरे साथ शुरू से रहे हैं एनर्जी, आज एनर्जी खत्म हो रही है, एंड आई नो वेरी वेल गाइस, मैं कॉन्फिडेंस से कहता हूं कि आप इसके बाद एनर्जी में आप किसी से डिस्कशन करके देख लो, किसी स्टूडेंट से देख लो या किसी टीचर से देख लो, यू विल फील कि दैट आई मेड यू समथिंग, आपको मैंने किसी लेवल पे खड़ा कर दिया है और कुछ भी बकवास नहीं किया है ना। 7-8 दिन में आपको एनर्जी के सारे यूपीएससी के पीटी के क्वेश्चन, सारे मेंस के क्वेश्चन पेपर दिखाया, मैंने आपको कुछ एक्स्ट्रा नहीं किया, मैंने सिर्फ वही पढ़ाया जो यूपीएससी कह रहा है। और आज मैंने आपको आईआर का भी टॉपिक करा दिया है जो कि न्यूक्लियर एनर्जी के साथ जुड़ा हुआ, मैं सारे डायमेंशंस को जोड़ जोड़ के बना रहा हूं। ठीक है, और इतने कम समय में 9 दिन के अंदर इतना विश्वास है ना जो आपने मुझे दिया है, इसीलिए मेरा और मन करता है और अच्छा करना है। स्पेशल जो क्लास बायोलॉजी लेकर आया हूं, इट इज ओनली बिकॉज ऑफ दिस, नॉट एनी अदर रीजंस। और मुझे पता है कि जो मैं एक्सपेक्टेशन कर रहा हूं, भले बहुत बड़ा एक्सपेक्टेशन है, पता है मुझे शायद अचीव ना भी हो, बट स्टिल आई एम पॉजिटिव, होगा। आज जो आप लोग 5000 स्टूडेंट मुझे लाइव देखने वाले हो, और मुझे पता है कि मैं बता रहा हूँ कि मैंने अकेडमी पर रिकॉर्ड बनाऊंगा, एक दिन 1 लाख बच्चे एक साथ देखेंगे। जैसे नहीं चंद्रयान सक्सेसफुल हुआ था, लोग खड़े हो गए थे, इस समय ताली बजा रहे थे, उस दिन अनअकैडमी खड़ा हो जाएगा और ताली बजाएगा 1 लाख। ये मेरा ड्रीम प्रोजेक्ट है, 1 लाख लाइव इन वन टाइम। और ये सिर्फ ईमानदारी से होगा, आपके सिलेक्शन से होगा। चुपचाप लोग अब आगे बढ़ो, ये कहानी हो गई, अब तुम्हारा क्वेश्चन होगा। हाँ, बेस्ट ऑफ लक चाहिए मुझे। एक से कड़ी बनती है, 1 से 3, 3 से 9, 9 से 27। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब बात ये होती है कि सर इंडिया को प्रॉब्लम कहां हो रही है। एक एक तरह देखो, पहला तो ये देखा व्हाट काइंड ऑफ बेनिफिट इंडिया है, पहला आपको मिला व्हाट काइंड ऑफ बेनिफिट इंडिया है, ये चीज समझ में आ गई, बहुत बढ़िया। अब अगला टॉपिक है कि सर, है ना, अब अगला टॉपिक है कि सर प्रॉब्लम कहां हो रही है, व्हाट काइंड ऑफ प्रॉब्लम इंडिया इज फेसिंग। अब प्रॉब्लम होती है, देखो व्हाट टाइप ऑफ प्रॉब्लम इंडिया इज फेसिंग, कितने डायमेंशंस बन सकते हैं एनर्जी के, मैं बोला 20-25 मिनट लेगा। व्हाट टाइप ऑफ प्रॉब्लम इंडिया इज फेसिंग, प्रॉब्लम इंडिया इज फेसिंग, भारत किस तरह की प्रॉब्लम फेस कर रहा है, भारत किस तरह की प्रॉब्लम फेस कर रहा है, ये आपको जानना होगा। व्हाट टाइप ऑफ प्रॉब्लम इंडिया इज फेसिंग, इसको जरा समझना, इंडिया को किस तरह की प्रॉब्लम हो रही है इस बारे में बताते थे। पहली बात, एनर्जी मेंबरशिप के लिए जानते हो क्या होता है, एनर्जी कंट्रीज क्या का कहना है कि यूनानिमसली एवरी कंट्री, यूनानिमसली, है ना, कंट्री शुड बी इन द फेवर ऑफ यू, कंट्री शुड बी इन द फेवर ऑफ यू, कंट्री शुड बी इन द फेवर ऑफ यू। कहने का अभिप्राय है इन द फेवर ऑफ यू, कहने का अभिप्राय है कि सारी कंट्री आपके फेवर में एक साथ आएगी तभी आप एनर्जी के मेंबर होंगे। यूनानिमसली कंट्री शुड बी इन द फेवर ऑफ यू, जब सारे कंट्रीज आपके फेवर में आएंगे तभी आप एनर्जी के मेंबर होंगे। आई एग्री। आपका कहना है कि सर ऐसा तो हो ही नहीं सकता, चाइना कभी भारत के सपोर्ट में आएगा ही नहीं। हाँ तो ठीक है ना, चाइना नहीं आएगा, 1-2 का एक्सेप्शन मान लेंगे, लेकिन कई एक्सेप्शन हो, जैसे साउथ अफ्रीका आपका अपोज कर रहा है, न्यूजीलैंड आपका अपोज कर रहा है, ऑस्ट्रिया आपका अपोज करे, है ना, चाइना तो करेगा, इस तरह का मतलब 7-8 कंट्री हो जाए, तब तो प्रॉब्लम आएगी ना, तब तो प्रॉब्लम आएगी ना। और ऐसा हो रहा है। अब तो बोलोगे इसको साउथ अफ्रीका क्यों मना कर रहा है, डेफिनेटली आप पूछ सकते हो, साउथ अफ्रीका मना कर रहा है, ऑस्ट्रिया सुनने में आ रहा है, न्यूजीलैंड सुनने में आ रहा है ना, चाइना है, ऐसा कई कंट्रीज है, कई कंट्रीज। अब बोलोगे साउथ अफ्रीका क्यों मना कर रहा है, जबकि सर हम लोग तो साउथ अफ्रीकन की तरह दिखते भी हैं, साउथ अफ्रीकन इंडियन भाई भाई, तुम्हारा तो पता है लेकिन मैं तो अपना जानता हूँ, दोनों सेम सेम। तो और सर साउथ अफ्रीका तो भारत का हमेशा बेस्ट फ्रेंड भी रहा है, सर बेस्ट फ्रेंड भी रहा है, हर केस में बिना पूछे इंडिया से कहता है तुमको कुछ चाहिए हम तैयार हैं, पर इस केस में क्यों मना कर देता है सर। डेफिनेटली है, क्यों मना कर देता है, हम बताते हैं क्यों मना कर देता है। असल में क्या हुआ, जब साउथ अफ्रीका एनर्जी का मेंबर बनना चाह रहा था,
डिप्लोमेटिक है आंसर। साउथ अफ्रीका जब एनएसजी का मेंबर बनना चाह रहा था तो बोला गया, ये एनएसजी वाले कंट्री बोले साउथ अफ्रीका तुम जाओ पहले एनपीटी पे साइन करो, जाओ एनपीटी पे पहले साइन करो, ठीक है, एनपीटी पे साइन करो। अब एनपीटी पे साइन करते समय तुमको जानते हो क्या नियम है, यहां तुम जाओ और अपना अगर कोई एटम बम है तो पहले उसको डिफ्यूज कर दो। अरे सर आप ये कह रहे हैं कि एटम बम अगर दो है तो उसको डिस्ट्रॉय कर दो, करो। और जो तुम्हारे कंट्री में जो न्यूक्लियर प्रोग्राम चल रहा है, हमारे कंट्री में पोखरण ऐसी जगह जहां हम न्यूक्लियर प्रोग्राम चलाते हैं, है ना, वो उसको बंद कर दो, उसको बंद कर दो, क्लोज कर दो। भाई एक बार बताओ, तुम लोग चाहोगे कि इंडिया पहले एनएसजी का मेंबर बनने के लिए जाए, एनपीटी साइन करे, एनपीटी साइन करके जो हमारे पास 6 एटम बम उसको बर्बाद करे, पोखरण को बंद कर दे? ये तुम में से कोई चाहेगा? लेकिन साउथ अफ्रीका ने ऐसा किया। और आपको बताऊं लिटरली साउथ अफ्रीका उस समय तक जब एनएसजी का मेंबर बनना चाहता उसने एटम बम कभी टेस्ट किया भी नहीं था तब तक। हाँ, उसके न्यूक्लियर प्रोग्राम चल रहे थे, वो एटम बम बनाने की कोशिश कर रहा था। तो साउथ अफ्रीका के लिए कुछ ऐसा बड़ा टास्क नहीं था कोई एटम बम डिस्ट्रॉय करेगा। और साउथ अफ्रीका के अगल बगल कोई ऐसी कंट्री नहीं, बहुत ज्यादा प्रॉब्लम है। पर इंडिया को जरूरत है। चाइना को फोकट में तो फ्री कर रखे हो, और पाकिस्तान के पास भी एटम बम है। कल को मान लो इंडिया एनएसजी का मेंबर बनने के लिए एनपीटी पर साइन कर दे और ये शर्तों को फॉलो करे, एटम बम डिस्ट्रॉय कर दे, न्यूक्लियर प्रोग्राम बंद कर दे, और पाकिस्तान ना करे तब, यानी पाकिस्तान एटम बम रखे और इंडिया ना रखे, और चाइना तो हमेशा रख सकता है, कोई टेंशन ही नहीं है। आप मुझे बताइए आपका क्या सजेशन है, आप मुझे बताइए आपका क्या सजेशन है? नो सर, बिल्कुल नहीं सर, एकदम नहीं होना चाहिए सर, भारत के लिए जरूरी है सर, और एकदम सही है भारत एनपीटी। अच्छा ये सब जानते हो क्या कह रहे हैं एनएसजी मेंबरशिप? कह रहे तुम जाओ एनपीटी पे साइन करो, और एनपीटी पे साइन करने के पीछे कारण क्या आपको बता ही दिया कि आपको एटम बम अपना डिस्ट्रॉय करना होगा, न्यूक्लियर प्रोग्राम अपना बंद करना होगा, और जिसके लिए आप तैयार हो गए नहीं। क्यों नहीं तैयार हो गए, ये पीपल नो वेरी वेल। और एक बात और बताता हूं, एनएसजी पे साइन करने के लिए कहीं ऐसा लिखा नहीं है कि फर्स्ट यू गो एंड साइन एनपीटी देन आई विल अलाउ यू फॉर द एनएसजी मेंबरशिप। तो जब ऐसा लिखा नहीं है, ऐसा कुछ बायस है नहीं, तो आप कैसे बायस हमको कर सकते हैं? इवन इंडिया कहता भी है, एक आध कंट्री ऐसे हैं, आप गूगल कीजिएगा शायद आपको मिल भी जाएगा, एक आध कंट्री ऐसे हैं जब वो एनएसजी के मेंबर बने तो वो एनपीटी के मेंबर नहीं थे। बाद में अलग बात है कि वो भी एनपीटी के मेंबर बन गए, लेकिन शुरुआत में नहीं थे। पता नहीं भाई तुम लोग का क्या हाल है, जब ठीक चल रहा है बता दो, हम थोड़ा ऐसा थोड़ा गांव देहात में, मतलब टोन थोड़ा गांव देहात का, उससे तभी लोगों को बुरा लगे। बस सुनो, हमको अंग्रेजी बोलने आती है, ध्यान रखना, ठीक है अमृता, तुम समझ तो रही हो? अपनापन लग रहा है, अच्छी बात है। चलो ये बात भी क्लियर हो गई। अब कहानी थोड़ी और आगे बढ़ती है। हमको लग रहा है आज तुम लोगों में एनर्जी ज्यादा आ गई है। हम तुमसे पहले ही बोले थे आज एनर्जी ज्यादा आएगी। होता है क्या, सुनो। अब दूसरा क्या होता है, चाइना वाला लोचा। चाइना का क्या कहना है? चाइना कहता है भाई ऐसा है कि चाइना कंसर्न, हम स्पेशली चाइना की बात कर लेते हैं। चाइना कंसर्न, चाइना का इशू, CONCERN, चाइना वाला इशू क्या होता है? चाइना वाला इशू, चाइना वाले इशू में क्या होता है, चाइना कंसर्न क्या होता है? चाइना कहता है कि भाई ऐसा है, सुनो, चाइना को पता है अगर इंडिया के पास न्यूक्लियर एनर्जी टेक्नोलॉजी है, अगर इंडिया एनर्जी का मेंबर बन जाएगा, आसानी से न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी आने लगेगा, आसानी से यूरेनियम आने लगेगा, तो इंडिया की इकोनॉमी ग्रो कर जाएगी। उसको पता है इंडिया इकोनॉमी विल ग्रो, इंडिया की इकोनॉमी बढ़ने लगेगी। इंडिया जो आज सार्क कंट्रीज में साउथ ईस्ट एशियन नेशन वाला जो कंट्री है ना, उसमें बहुत ही पावरफुल कंट्री है, इंडिया इकोनॉमी काफी बड़ी है, काफी अच्छी है। अगर इंडिया इन सब मेंबर में आ जाएगा तो इंडिया काफी हद तक काफी ग्रोथ कर जाएगा, और किसी कंट्री इकोनॉमी का ग्रो करना भी उस कंट्री का विकास ही जो है। तो ये इशू भी चाइना बोलता है, ये इशू भी चाइना बोलता है, इस इशू के लिए भी चाइना बोलता है। और आगे बढ़ते हैं। और चाइना कहता है कि अगर इंडिया विल बी द मेंबर तो व्हाई नॉट पाकिस्तान। ये पाकिस्तान वाला भी लोचा करता है, अगर इंडिया मेंबर बनेगा तो पाकिस्तान क्यों नहीं, पाकिस्तान को भी मेंबर बना। बताओ पाकिस्तान कोई कंट्री है, इसके साथ कभी तुमको कंपैरिजन करना चाहिए? कभी नहीं। ना वहाँ सोशल डेवलपमेंट है, इकोनॉमिकल डेवलपमेंट है, वीमेन की कंडीशन सबसे घटिया है वहाँ पे, ना कोई इज्जत है वहाँ का। अंग्रेजी बोलते हैं तो अंग्रेजी बोलने नहीं आता, मतलब क्या हम बताएं तुमको, पाकिस्तान में कुछ नहीं है। And this is the reason I'm telling you, you should never do the comparison of India with the Pakistan. आपको अगर इंडिया का विकास चाहिए तो आपको चाइना और अमेरिका से कंपैरिजन करना पड़ेगा। अगर आप पाकिस्तान के साथ कंपैरिजन करेंगे तो आपको लगेगा भारत कितना आगे पहुंच चुका है। प्रॉब्लम यही है, देश का विकास दिखाना है तो पाकिस्तान से दिखाइए, और देश की बर्बादी बतानी है तो चाइना से सिखाइए। ठीक है, अब आपके ऊपर है। हमारे पापा ने हमेशा मेरा जो कंपैरिजन किया वो हमसे ज्यादा मार्क्स वाले से किया ताकि हम और आगे बढ़े। ठीक है, तो ये भी प्रॉब्लम है इंडिया को पाकिस्तान के साथ कंपैरिजन करना, भारत को हमेशा आगे बताना। इससे ग्रोथ नहीं है दोस्त, हम लोग को चाइना से कंपैरिजन करना पड़ेगा, क्योंकि चाइना का कंपटीटर अमेरिका है और तुम्हारा कंपटीटर पाकिस्तान है, इसमें आपका ग्रोथ नहीं है। आपको हमेशा चाइना से कंपीट करना पड़ेगा। और मैं हमेशा कहता हूँ चाइना इज द कंट्री जो हमारे बाद आजाद हुआ, चाइना इज द कंट्री जो हमारे बाद मून पे मिशन भेजा, चाइना वो कंट्री जो हमारे बाद मंगल पर मिशन भेजा, और आज वो हमसे आगे मून और मंगल पे निकल चुका है, जीडीपी में निकल चुका है।
यही चाइना है, ठीक है, जिसके दिए हम यहाँ दिवाली में जलाते हैं और कहते हैं स्वदेशी अपनाएं। प्रॉब्लम यही है, चाइना से हमको सीखना पड़ेगा। चाइना की जो नई जनरेशन है वो सिर्फ थियरी नहीं पढ़ती, वो प्रैक्टिकल भी पढ़ती है। इंडिया के अंदर जो R&D है सिर्फ रिसर्च। आप मुझे बताइए कितने बच्चे हैं इंजीनियरिंग हैं जो प्रैक्टिकल करके आए हैं? लैब ही नहीं है, कहां से प्रैक्टिकल करेंगे? प्रॉब्लम यही है। चलिए, सो चाइना बहुत आगे है, ठीक है। सिर्फ व्हाट्सएप और फेसबुक पे हम लोग चाइना से आगे हैं, रियलिटी में चाइना आगे है। पाकिस्तान मत भेज देना भाई मुझे। प्रॉब्लम यही है कि मैं सच बोलने में भी डरता हूँ। वो तो मैं क्लास है तो मैं बोल रहा हूँ, बाहर में कभी नहीं बोलता। रीजन है तुम हमारे उल्टा सीधा बोल दोगे तुम। प्रॉब्लम है कि मर्डर करा दोगे, तुम्हारा जमाना खराब है। प्रॉब्लम ये है। तो ओनली इन द क्लास आई एम टेलिंग यू द रियलिटी। क्योंकि मैं आपको मोबाइल जनरेशन पढ़ाऊंगा, सॉरी अभी मैं आपको फाइटर प्लेन जनरेशन पढ़ाऊंगा, दिखाऊंगा। देखो 5 जनरेशन फाइटर प्लेन लेके बैठा, अभी हम 4 4 5 5 की तरह से नहीं बना पाए हैं। वो ग्लोबल जीपीएस लगा चुका है, अभी बताओ हम लोग ओरिजिनल आईएनएस तक ही पहुंच पाए हैं, ठीक है। तो आपको वही मैं बताने की कोशिश कर रहा हूं कि ये चीजें हमें यहाँ बतानी जरूरी है। मैं टीचर हियर, मेरे लिए पाकिस्तान और चाइना से कोई मतलब नहीं। मेरे लिए व्हाट इज द ट्रुथ अबाउट द इंडिया एंड हाउ द कंपैरिजन इट, आई हैव टू डू इट। एक दिन जरूर चाइना से आगे होंगे, बिल्कुल होंगे, क्यों नहीं होंगे। व्हाट्सएप और फेसबुक पे तो आगे हम पहले ही हो चुके हैं, आज होने की क्या जरूरत है। तो हम आगे हैं ही उस पर। चलिए, व्हाट्सएप फेसबुक तो आज ही क्या, हम तो बहुत पहले से आगे हैं। चलिए आगे आइए। तो ये बताओ दोस्त, ये हो गई चीजें, ये हो गई चीजें। देखो चाइना किस हिसाब से हिटलरशिप करता है और हमें मानना पड़ता है वो आगे, इसमें सोचना क्या, ठीक है। चलिए और आगे बढ़ते हैं दोस्त। तो ये हो गया व्हाट टाइप ऑफ इंडिया इज फेसिंग टू गेट द मेंबरशिप, ठीक है। ये सर अब यहाँ पर हम बात करते हैं इंडियाज विलिंगनेस। मतलब ऐसा कौन सा पॉजिटिव पॉइंट्स है इंडियाज विलिंगनेस, है ना। विलिंगनेस यानी इंडिया का सपोर्ट आप कैसे करोगे, हाउ, है ना, हाउ यू विल सपोर्ट इंडिया, हाउ, व्हाट इज योर पर्सपेक्टिव, सपोर्ट ऑफ इंडिया। आपके सपोर्टिंग वर्ड्स क्या है इंडिया के रेफरेंस में कि इंडिया को एनर्जी मेंबर बन जाना चाहिए। एक दिन देखना, मैं मजाक नहीं कर रहा, जो सिचुएशन इंडिया की बन रही है ना, एक दिन हम लोग चाइना से कहेंगे चाइना हमको मिसाइल दे दो। हम एक दिन कहेंगे चाइना हमको ना फाइटर प्लेन दे दो। और फिर वही मिसाइल और वही फाइटर प्लेन इधर चाइना के किनारे, इधर हम इंडिया वाले खड़ा होकर यहाँ उसके लिए यूज करेंगे। चाइनीज मिसाइल चाइना के ऊपर लागेंगे और चाइनीज फाइटर प्लेन चाइना में जाकर वहां पर अटैक करके आएंगे। क्योंकि अगर हम R&D को नहीं सुधारे भारत में तो यही दिन बाकी रह गया देखने को, यही दिन बाकी रह गया देखने को। आपको मैं, हो सकता है आज आपको मेरी बातें मजाक लग रही हो, लेकिन एज अ साइंस टीचर आई एम टेलिंग यू, इस चीज को ध्यान रखिएगा। जिस हिसाब से हम क्या कर रहे हैं, अमेरिका जी तो खरीद रहे हैं फाइटर प्लेन, क्या खरीदे, इजराइल जी तो मंगा रहे हैं मिसाइल्स। कल को पता चलेगा अमेरिका उससे सस्ता देगा तो कहां है हम, चाइना उससे सस्ता देगा तो कहां है हम जाके अमेरिका से खरीदेंगे। हम सीधा चाइना से खरीद लेंगे और चाइना के लिए यूज कर लेंगे। यही आगे का फ्यूचर है भारत। और यहाँ पे ढिढोरा पीट देंगे राहुल गांधी की, हम सस्ते में लाए, मोदी भेज देंगे हम सस्ते में लाए। किसी का दिमाग नहीं जा रहा कि हम क्यों ना बना लें। कल को यही सब होने वाला ड्रामा। चलिए छोड़िए, हम भाई भगत सिंह नहीं है, ठीक है, हम अध्यापक हैं, हम तुमको बता दिए। समझना समझो, ना समझना ना समझो, न्यूट्रल होकर हम पढ़ा दिए, तुम जो समझ में आए करो। क्लास के अंदर बोलते हैं, बाहर हम कुछ नहीं बोलते। चलिए आइए और सुनिए, सपोर्ट ऑफ द इंडिया में पहली बार आपको पता है लास्ट न्यूक्लियर टेस्ट इंडिया ने कब किया था? लास्ट न्यूक्लियर टेस्ट इंडिया हैज डन इन 1998। उसमें मेरे एक प्राइम मिनिस्टर थे, मेरे जो हीरो माने जाते हैं, अटल बिहारी वाजपेयी। उनके टाइम में हम लोगों ने लास्ट न्यूक्लियर टेस्ट किया था। आप मुझे बताइए आफ्टर 1998 इंडिया हैज डन एनी न्यूक्लियर टेस्ट? नो। तो इंडिया कहते हैं देखो 25 साल पहले, 22 साल, 23 24 साल पहले मैंने न्यूक्लियर टेस्ट किया, उसके बाद आज तक मैंने कोई न्यूक्लियर टेस्ट नहीं किया है। इट मींस इंडिया वांट पीस, हम शांति प्रिय राष्ट्र हैं। दूसरा इंडिया कहता है कि जो IAEA है ना, इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी, हम इसके मेंबर हैं और इसके सारे जो न्यूक्लियर प्रोलिफरेशन चीजें, जो भी चीजें हैं, हम फॉलो करते हैं IAEA के सारे रूल एंड रेगुलेशंस को। कभी तुमने सुना है कि आज तक इंडिया ने किसी कंट्री को कोई उल्टी सीधी चीज दी हो जिससे वो एटम बम बना ले? पाकिस्तान सुना होगा, पाकिस्तान को अयूब खान या कौन सा साइंटिस्ट था, उसने उठा के टेक्नोलॉजी को नॉर्थ कोरिया को दे दिया, उसे उठा के टेक्नोलॉजी इरान को दे दिया। आज वो सब एटम बम बनाने से परेशानी उत्पन्न कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं दोस्त इस तरह की खुराफात इंडिया ने कभी नहीं किया है। तो इंडिया कह रहा है इट्स माई पॉजिटिव पॉइंट, मुझ पर ट्रस्ट करो। तीसरा इंडिया कहता है कि देखो मैं ना NFU फॉलो करता हूं। NFU का मतलब होता है नो फर्स्ट यूज। घबराओ नहीं, मैं कभी भी किसी कंट्री पर पहले न्यूक्लियर बम नहीं गिराऊंगा जब तक वो कंट्री ना गिराए। तो पता है चाइना भी NFU फॉलो करता है। पहले तुम, इसी पे कोई बम नहीं। अब इंडिया चाइना वार हो जाए बस, और एटम बम गिराने की नौबत आ जाएगा, चाइना कहेगा पहले तुम इंडिया, फिर इंडिया बोलेगा नो पहले तुम, वही कॉन्सेप्ट में बताया। ओके, लेकिन अभी क्या हुआ हम तुमको बताएं कि जब मोदी जी का पहला पीरियड चल रहा था, तो नहीं दूसरे पीरियड में, है ना, दूसरे पीरियड में वो जो एक हमारे मिनिस्टर हैं जो पहले किसी जमाने में होम मिनिस्टर थे, ठीक है, उनका थोड़ा पदोन्नति, अब क्या बोले, पदोन्नति हुई कि पद घटोतरी हुई, जो भी हुई, है ना, उनको बाद में डिफेंस मिनिस्टर बना दिया गया। तो जब पद घटोतरी हुई, उनको जब डिफेंस मिनिस्टर बना दिया गया, तो पाकिस्तान से लोचा की वजह से उन्होंने ये भी बोला कि देखो ऐसा है कि जरूरी नहीं कि हम नो फर्स्ट यूज फॉलो करें, पाकिस्तान ये ध्यान रखो। तो मतलब कहने का किसी बच्चे ने लिखा था कि सर ऐसा नहीं है, अब इंडिया हो सकता है नेटिव फॉलो ना करे। वो वही राजनाथ सिंह की स्पीच है जो आप बोल रहे थे, किसी बच्चे ने लिखा था वो बात, अचानक मुझे याद आ गया तो मैंने कहा बता दूं। लेकिन ऑफिशियली इंडिया का ये कहना है कि हम NFU फॉलो करते हैं इस सपोर्ट में, इन द केस ऑफ NSC। किसी बच्चे ने लिखा था वो बात, ऊपर उठ गया, पता नहीं नाम नहीं पता क्या था, चौथा। ये बताओ इंडिया के सपोर्ट के पॉजिटिव पॉइंट्स आपके पास है मित्र या नहीं?
ग्रेट, एवरीबॉडी इज ग्रेट। अब सुनिएगा, अब सुनिएगा, थंबनेल दिया करो यार, जीजी ना लिखा करो। जीजी में वहां पे कोई क्वेश्चन हो तो वो ठीक लगता है, इतना यस यस हम इरिटेट हो जाते हैं, हमको समझ में नहीं आता क्या होता है। ठीक है चलिए, और क्वेश्चन आपकी इसलिए लेते हैं ना कि असल में इसलिए हो जाए कि मान लो उसी समय कोई टॉपिक हो, गलती छूट रहा हो, इसलिए हम देखना चाहते हैं। हम यहाँ ना ओके ओके यस नहीं देखना चाहते हैं ना, बस थंबनेल दे दिया, थंबनेल से हम खुश हैं। चलिए, इतना यस आ जाता है उसमें, कभी लड़का लिखा था क्वेश्चन निकल गया आगे, पता ही नहीं चला। चलिए अच्छा आप सुनो चौथा वाला। अभी इंडिया ने कई मेंबर बनाया है। इंडिया रिसेंटली बिकम अ मेंबर ऑफ, मतलब इंडिया नॉट रिसेंटली, इंडिया इज अ मेंबर ऑफ मिनी, इंडिया इज अ मेंबर ऑफ many international treaties, many international treaties. So India is a member of many international treaties. भारत बहुत सारे अंतरराष्ट्रीय ट्रीटीज हैं जिनका हाल ही में मेंबर बना है। जैसे आपको मैं बताऊं, इंडिया इज अ मेंबर ऑफ एमटीसीआर, मिसाइल टेक्नोलॉजी कंट्रोल रिजीम, अभी आपको बताता हूं। इंडिया इज अ मेंबर ऑफ वासेनार अरेंजमेंट, वासेनार अरेंजमेंट, अरेंजमेंट। इंडिया इज अ मेंबर ऑफ ऑस्ट्रेलिया ग्रुप, इंडिया ऑस्ट्रेलिया समूह का भी मेंबर हो गया है। इंडिया इज अ मेंबर ऑफ ऑस्ट्रेलिया ग्रुप, वासेनार अरेंजमेंट, एमटीसीआर। ये बहुत सारे इंटरनेशनल इस तरह के ट्रीटीज हैं जिसका इंडिया मेंबर बनता है। मुझे पता है आपको डाउट होगा सर व्हाट इज एमटीसीआर, आगे के टॉपिक्स हैं, आगे के टॉपिक्स हैं। तो कहीं ना कहीं इंडिया के ये सपोर्टिंग पॉइंट्स है जो इंडिया कहता है कि देखो, और इंडिया एक चीज और कहता है, इंडिया कहता है, ये चीज भी जरा ध्यान है, इंडिया कहता है कि जो एनएसजी के मेंबर है ना, जैसे अमेरिका है, यूएस है, कनाडा है, इस तरह कई कंट्रीज हैं, उनके साथ मेरा पर्सनल बायलैटरल डील चल रहा है, पर्सनल बायलैटरल डील चल रहा है, मतलब दो कंट्री के बीच एक डील मेरा चल रहा है। आपने सुना होगा इंडिया यूएस न्यूक्लियर एग्रीमेंट, 123 एग्रीमेंट। किसी जमाने में 123 एग्रीमेंट, इंडिया यूएस न्यूक्लियर डील बड़ा पॉपुलर हुआ करता था। इसी जमाने में इंडिया यूएस न्यूक्लियर डील बड़ा पॉपुलर हुआ करता था, 123 एग्रीमेंट के नाम से जानते हैं। ओके एग्जैक्टली 2007 के आसपास, 12-14 के आसपास जाके वो चीज फोर्स में आई। तो इंडिया कहता है कि भाई देखो, तुम्हारे एनएससी के कई कंट्री के साथ मेरा बायलैटरल डील है, वो ऑलरेडी चल रहा है, लेकिन हाँ ये चीज है कि कुछ लिमिटेशंस के अंदर, क्योंकि अभी इंडिया टोटली एनएससी का मेंबर नहीं बना है, वो चीज 100% ओपन हो जाएगी, बट स्टिल हैव सम लिमिटेशंस है। लेकिन इंडिया बोलता है ना कि तुम्हारे एनएससी के कई कंट्री के साथ मेरा पर्सनल डील चल ही रहा है बायलैटरल, तो मुझे ओपन मेंबर बना लो। इंडिया पॉजिटिव पॉइंट्स, इंडिया पॉजिटिव पॉइंट्स, आपके पास 4-5 फीचर सब तो समझ में आ ही रहे ना जो मैं बोलने की कोशिश कर रहा हूँ। इंडिया 4-5 पॉइंट्स, ग्रेट। अब फिर हम आते हैं पीछे की तरफ जो हम डिस्कशन करते हैं। अब मेरे ख्याल से आप में से किसी को एनर्जी पर लेकर कोई डाउट नहीं है। Everybody totally satisfied what actually energy is here. Okay. अब फिर हम आपको पीछे लिए चल रहे हैं, जहां पर हम थे, हम यहां पर थे। याद रखना इस फ्लो चार्ट के पीछे, इसको छोड़ना नहीं, इसी फ्लो चार्ट के अंदर ही सारी की सारी कहानियां हैं, जिन कहानियों को मैं स्ट्रेच करके उसे सारे डायमेंशंस खोल के आपको बता देता हूं जहां जहां इट इज रिक्वायर्ड। ओके मित्र, और आगे बढ़िए। अब हम पहुंचते हैं ऑस्ट्रेलिया ग्रुप पे। ये 1 मिनट का है, ज्यादा लंबा नहीं है, ये जल्दी खत्म हो जाएगा। अब ऑस्ट्रेलिया ग्रुप क्या होता है? ऑस्ट्रेलिया ग्रुप स्टैब्लिश होता है 1985 में, समझना, ऑस्ट्रेलिया ग्रुप स्टैब्लिश होता है 1985 में। क्या है ऑस्ट्रेलिया ग्रुप 1985 में? ऑस्ट्रेलिया ग्रुप में क्या होता है कि ऑस्ट्रेलिया में एक मीटिंग होती है, ऑस्ट्रेलिया में एक मीटिंग होती है, इनफॉर्मल फोरम है, कई कंट्रीज वहां आ गए और कई कई कंट्रीज के मेंबर वहां पहुंचे उस डिस्कशन में। और वो जो डिस्कशन जो था ऑस्ट्रेलिया में, एक्चुअल में वो डिस्कशन था अगेंस्ट बायोलॉजिकल वेपन और केमिकल वेपन्स को लेकर। सो द होल इंटायर डिस्कशन वाज बिहाइंड द केमिकल एंड बायोलॉजिकल वेपन्स, कि दुनिया में हम लोगों को बायोलॉजिकल वेपन केमिकल वेपन्स का यूज नहीं करना चाहिए, ऐसा कुछ। ओके, हमें बायोलॉजिकल वेपन केमिकल वेपन का यूज नहीं करना चाहिए, ऐसा कुछ। ओके, तो क्या होती है बात? सो वी शुड नॉट हैव टू यूज द बायोलॉजिकल वेपन केमिकल वेपन। अच्छा, और वहीं जाकर एक सहमति बन जाती है, सहमति बन जाती है कि ठीक है हम नहीं करेंगे, और वहीं पर कंट्रोल द एक्सपोर्ट ऑफ केमिकल एंड बायोलॉजिकल वेपन्स को लेकर एक ग्रुप बन जाता है जिसका नाम वही मीटिंग की वजह से ऑस्ट्रेलिया ग्रुप ही रख दिया जाता है। सुनो, भारत इसका भी मेंबर हो गया है, एनर्जी का मेंबर नहीं है। ओके, एनर्जी का मेंबर नहीं है, एनपीटी का मेंबर नहीं है, आईए का मेंबर शुरू से है, ठीक है। अच्छा, ऑस्ट्रेलिया ग्रुप का मेंबर हो चुका है। अब ऑस्ट्रेलिया ग्रुप के बाद 1980, देखो तुम ईयर से चला, 1975, 1985, पोखरण 1974, कितनी मतलब स्ट्रैटेजिकली चीजों को यहाँ लाया गया, और जहां जहां पर जितनी डिबेट्स और डिस्कशंस हो सकते हैं, आई एम डूइंग विद यू गाइस। अब बात करते हैं एमटीसीआर की, कहानी आती है एमटीसीआर पर। एमटीसीआर का पूरा मतलब है, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ एमटीसीआर? व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ एमटीसीआर? 1 मिनट में आता हूं मैं, है ना, 1 मिनट।
हाँ, मैं बात कर रहा था एमटीसीआर, यू विल एब्सोल्यूट राइट, मिसाइल टेक्नोलॉजी कंट्रोलिज्म। ठीक है, देखो मिसाइल टेक्नोलॉजी कंट्रोलिज्म क्या होता है जरा समझना, इसमें थोड़ा टाइम लगेगा, ये भी बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है। ओके, पहले तो मैं कुछ फैक्चुअल डेटा बताता हूं, देन आई विल गो इनटू दैट एक्सप्लेन ऑफ एंटायर थिंग, ये है क्या पूरी कहानी। हाँ, देखो ऐसा होता है कि मिसाइल टेक्नोलॉजी कंट्रोलिज्म एवरीबॉडी नो, मिसाइल टेक्नोलॉजी कंट्रोलिज्म जो है वो अप्रैल 1987 में आता है। इसके पीछे भी वही G7 कंट्रीज होते हैं जो पीछे आपने देखा था, G7 कंट्रीज आपने यहाँ पे भी देखा था, एनएसजी के केस में भी ये सारे के सारे 7 कंट्रीज ही हैं, वो कंट्रीज आपको यहाँ पे मिलते हैं एमटीसीआर में। वो 7 कंट्रीज वही हैं, वेस्ट जर्मनी, कनाडा, फ्रांस, जर्मनी, इटली, जापान, यूके, वही 7 कंट्रीज यहाँ पे भी है। वो अलग बात है कि मेंबर्स ज्यादा है। एमटीसीआर जो आता है वो एक इनफॉर्मल और वॉलंटरी पार्टनरशिप एमंग 35 कंट्रीज के साथ मिलकर आज काम कर रहा है। लास्ट मोमेंट अगेन यू चेक द कंट्रीज नंबर, जो कोशिश करता है कि जो मिसाइल प्रोलिफरेशन है और अनमैन्ड एयर व्हीकल्स है, इस तरह की टेक्नोलॉजी को एक लिमिट में ही रहने दे। और वो लिमिट जो है मिसाइल वगैरह का, वो 500 किलोग्राम की वॉरहेड्स को और लगभग 300 किलोमीटर की दूरी तक ही सीमित रखा जाए, ना कि उससे ज्यादा। नई बात समझ में आई? बोलो नई बात समझ में आई? बोलो बोलो नई बात समझ में आई? बोलो सर नॉट अंडरस्टूड सर। अच्छा, नॉट अंडरस्टूड में भी थंबनेल नहीं आया। हाँ, हम इसलिए बात बोले नहीं समझ में आया ताकि तुमको लग जाए कि रवि सर आप इनडायरेक्टली अपना इंपॉर्टेंस बता रहे थे। ये जरूरी नहीं कि जो चीजें लिखी हों वो समझ में आ ही जाए, इसलिए दुनिया में अध्यापकों की आवश्यकता हमेशा है। कितनों किताब आ जाए, कितनों वीडियो आ जाए, बट चलिए अब लोग समझ गए। अब मैं इसको समझाने की कोशिश करता हूँ। देखो मैं ये कह रहा हूँ दोस्त कि जो हम लोग एमटीसीआर जो लाया गया उसके पीछे रीजन ये रहा कि मिसाइल्स और इस तरह की चीजें, अनमैन्ड व्हीकल्स, इस तरह की चीजों का मिसयूज ना हो। यहाँ पे एक लिमिट बनाया गया। क्या लिमिट बनाया गया कि 500 किलोग्राम पेलोड से ज्यादा और 300 किलोमीटर की दूरी या उससे ज्यादा दूरी की चीजें मिसाइल्स वगैरह बनाने में अगर कोई कंट्री किसी कंट्री की हेल्प करता है उसको रोका जाए, क्योंकि उस तरह की चीजें जो होती हैं वो डिस्ट्रक्टिव हो सकती हैं। किसी कोई कंट्री किसी अगेंस्ट किसी कंट्री के लिए इस तरह की नेगेटिव यूज कर सकता है। ये कहने का मतलब है। अभी बात नहीं समझ में आई? कोई बात नहीं, मैं समझा ले जाऊंगा। आप फिर देखो, मैं इंडिया को ही लेता हूं। नहीं यार, बहुत बढ़िया मंतशा, आई एम सो मच हैप्पी कि अब तो और कंफर्म हो गया कि रवि सर आपकी बहुत ज्यादा जरूरत है। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। अब मैं इसको समझाता हूं और चुपचाप 10 मिनट ढंग से समझो। नहीं यार, वाह, आई एम सो हैप्पी। नहीं यार, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। अब सुनो चुपचाप, अब कोई नहीं लिखेगा नहीं आया, ठीक है? अब सुनना है मुझे, आया। कॉन्फिडेंस देखो, कॉन्फिडेंस। अब लिखोगे अभी आया, बस 5 मिनट सुनो। हम तुमको इंडिया की कंडीशन बताते हैं। पहली कंडीशन, जब हम तुमको पहले कॉन्फिडेंस समझा ले जाएंगे, ठीक है? तुम लोग भी कॉन्फिडेंस, ठीक है? इतना कॉन्फिडेंस देखो कभी हम तो 20 क्वेश्चन करा ले जाएंगे, तो करा ले जाते हैं। इतना तो भरोसा है कि साइंस इन्वायरमेंट मिला के 20 करा ले जाएंगे। अगली बार मेरिट जो इस बार 45 हुआ है ना, और 55 देखना, 50 50 55 हो जाएगा। ठीक है? अकेडमी में 50 लाख बच्चे तो हम पढ़ाई देंगे तब तक, एग्जाम जून तक आते आते चलेगा। यहाँ दो कैटेगरी। एक, जब इंडिया वाज नॉट द मेंबर। मैंने कैटेगरी दी इंडिया वाज नॉट मेंबर। यस, पहले इंडिया मेंबर नहीं था। किसका? एमटीसीआर का। उस समय क्या कंडीशन थी समझिएगा। दूसरी तरफ इंडिया जो है वो एमटीसीआर का मेंबर हो गया। कब इंडिया मेंबर हुआ? आप गूगल कर लीजिएगा, 2016। आप बुक पढ़ेंगे तो आपको डेट भी लिखा मिलेगा, इस डेट वो इंडिया मेंबर हो गया। अब समझना इन दोनों में डिफरेंस क्या है। मैंने बोला कि अगर कोई कंट्री एमटीसीआर का मेंबर नहीं है, जैसे पहले इंडिया नहीं था, उस समय इंडिया के साथ क्या रेस्ट्रिक्शन है जरा देखना दोस्त। इफ अ कंट्री इज नॉट अ मेंबर ऑफ एमटीसीआर, इस केस में इफ अ कंट्री इज नॉट अ मेंबर ऑफ एमटीसीआर, इस केस में अगर कोई कंट्री किसी दूसरे कंट्री की हेल्प कर रहा है और वो कंट्री जिसकी हेल्प किया जा रहा है वो कंट्री एमटीसीआर का मेंबर नहीं है, तो हेल्प एक लिमिट तक होगा। और वो लिमिट है मिसाइल्स डेवलपमेंट में कि आप 500 किलोग्राम से ज्यादा, ओके, गोला बारूद वाला या वॉरहेड वाला या पेलोड वाला मिसाइल बनने में उसकी मदद नहीं करेंगे। और 300 किलोमीटर से ज्यादा दूरी वाला मिसाइल बनने में आप मदद नहीं करेंगे। इसका मतलब एक लिमिट लगा दी गई। अगर कोई कंट्री किसी दूसरे कंट्री की हेल्प कर रहा है उसके मिसाइल डेवलपमेंट प्रोग्राम में, तो दूसरी कंट्री जो उसकी मदद ले रहा है, अगर वो एमटीसीआर का मेंबर नहीं है, तो वो कंट्री उसकी एक हेल्प एक लिमिट तक ही करेगा कि दूसरी कंट्री जो उस टेक्नोलॉजी को यूज करने जा रहा है, डेवलप करने जा रहा है, वो कंट्री 500 किलोग्राम से ज्यादा का वॉरहेड ना भेज सके, 300 किलोमीटर से ज्यादा की दूरी ना हो सके। मैं आपको लिए चलता हूं एक एग्जाम्पल पर। ब्रह्मोस 1 में, ब्रह्मोस 1 एक ऐसा मिसाइल था जो इंडिया ने अचीव किया विद हेल्प ऑफ रशिया। और जब इंडिया ने अचीव किया उस समय इंडिया एमटीसीआर का मेंबर नहीं था, यानी इस कैटेगरी में इंडिया था नॉट मेंबर ऑफ एमटीसीआर। और जब रशिया ने इंडिया की मदद की ब्रह्मोस 1 बनाने के लिए, अब बताओ ब्रह्मोस 1 की जो कैपेसिटी थी वो 200 किलोग्राम से 300 किलोग्राम तक के वॉरहेड को ले जाने की थी, और डिस्टेंस जो था वो 290 किलोमीटर था। देखो सारा का सारा पैरामीटर इसके नीचे आ रहा है कि नहीं? क्योंकि अगर कोई कंट्री एमटीसीआर का मेंबर नहीं है तो उसको इस शर्त को फॉलो करना होगा। अब तुम बोलोगे सर इस शर्त को क्यों फॉलो किया जाए? इवन रशिया इस लेवल पे भी क्यों दे? कुछ ना दे, हम भी कह रहे कुछ ना देना, लेकिन सुनो, ये सारे कंट्रीज चीजों को बेचते हैं, पैसा कमाते हैं, पैसा पैसा। अगर पूरी दुनिया इतना ही अगर पीस चाहती है तो कहां सब ले जाकर अपना हथियार और फाइटर प्लेन बेच रही है?
काहे अमेरिका इतना चिल्लाता है कि नहीं नहीं ये सब चीजें होनी चाहिए, हर किसी को चाहिए पैसा पैसा। एग्जैक्टली, इट्स अ बिजनेस। हाँ वो ठीक है कि शर्त हमने लगा दिया इसके ऊपर नहीं जाएगा, ठीक है एग्री, अगर इतना ही है तो मत बेचो ना, नहीं हम बेचेंगे, इस लिमिट तक बेचेंगे, लेकिन पैसा चाहिए। अब आप बोलोगे कि सर जरूरतें क्या है कि इतना ही डिस्टेंस तक को क्यों लिमिट बनाया गया, ये क्वेश्चन आपका एक प्यारा क्वेश्चन हो सकता था कि सर यही 500 किलोग्राम यही 300 किलोमीटर तक ही रेस्ट्रिक्शन क्यों लगाया गया, काहे नहीं 700 केजी लगाया गया, काहे नहीं 500 किलोमीटर लगाया गया। जहां आप सोचते नहीं हो मैं आपसे कहता हूं सोचो, मैं सोचवाता हूं आपको, सोचो पहले, क्योंकि जब तक आप सोचोगे नहीं तब तक आप समझोगे नहीं। इसके पीछे लॉजिक है दोस्त। असल में क्या होता है, असल में क्या होता है कि 500 किलोमीटर के ऊपर का अगर वॉरहेड अगर उस मिसाइल में आ जाएगा तो वो एटम बम ले जा सकता है। अच्छा तो इसका मतलब सर आप ये कह रहे हैं कि नॉर्मल गोला बारूद के लिए बम के लिए ठीक है, पर न्यूक्लियर बम एटम बम के लिए ठीक नहीं है, क्योंकि एटम बम के केस में जो मास होगा वो 500 किलोग्राम से ऊपर आ जाएगा। और 300 किलोमीटर की दूरी भी इसलिए रखी गई ताकि 300 किलोमीटर तक की दूरी उस कंट्री की अपनी सुरक्षा के लिए होता है, इट इज फॉर द सेफ्टी ऑफ दैट कंट्री, नॉट टू अटैक फॉर द कंट्री। जैसे मेरा कहने का मतलब है कि मान लो ये इंडिया है, ये इंडिया है और ये इंडिया का ईस्टर्न कोस्ट है, ये इंडिया का वेस्टर्न कोस्ट है, जरा समझना। ब्रह्मोस एक क्रूज मिसाइल है, क्रूज मिसाइल आपको डिफेंस से बताऊंगा वो हॉरिजॉन्टल टू द सरफेस जाता है, बैलिस्टिक मिसाइल इज गोइंग पैराबोलिक टू द सरफेस। एक बार किसी ने क्वेश्चन पूछ लिया था किसी जगह पे, मैं देख रहा था, बैठा भी था वहां पे, नाम नहीं बताऊंगा कहां पे, इंटरव्यू प्रोग्राम से, बैलिस्टिक और क्रूज में क्या डिफरेंस है। बेसिक डिफरेंस था बैलिस्टिक गोइंग पैराबोलिक पाथ, यानी हर समय अपने एटमॉस्फेयर को बदल रहा है, जब वो ऊपर जा रहा है जब वो नीचे जा रहा है, लेकिन क्रूज एक ही एटमॉस्फेयर में हमेशा रहता है, हॉरिजॉन्टल टू द सरफेस। मैं बता रहा हूं कि मान लो असल में क्या था कि आप जब एमपीसीआर के मेंबर नहीं थे उस केस में आपकी लिमिट 500 किलोग्राम के ऊपर और 300 किलोमीटर के ऊपर की नहीं थी, इसलिए क्योंकि आप डिफेंसिव पर्पस के लिए मिसाइल डेवलप कर सकते थे, डिफेंसिव पर्पस के लिए किसी कंट्री से मिसाइल ले सकते थे। डिफेंसिव पर्पस का मतलब होता है अपने राष्ट्र की सुरक्षा के लिए। अपनी राष्ट्रीय सुरक्षा क्या होती है, व्हाट इज द सेफ्टी ऑफ योर नेशन, वेरी सिंपल, फ्रॉम द बॉर्डरिंग एरियाज अप टू 300 किलोमीटर का रीजन बोला गया, इस रीजन के अंदर कोई आता है तब आपको उससे खतरा है, 300 के ऊपर के अंदर उसको कोई खतरा नहीं है, इसीलिए बोला गया 300 किलोमीटर कोई कंट्री आपकी रेंज के अंदर आ रहा है, मतलब इस 300 किलोमीटर के रेंज के अंदर आ रहा है तो आप मिसाइल डेवलप कर सकते हैं, इसलिए आप किसी कंट्री से मिसाइल ले सकते हैं, एमपीसीआर के मेंबर नहीं है, क्योंकि आपको अपनी सुरक्षा के लिए भी तो देखना है, तो सुरक्षा के लिए मिसाइल देने की बात हुई, अगर कंट्री इज नॉट द मेंबर ऑफ एमपीसीआर, ये है पर्पस डिफेंसिव। अब समझ में आया 300 किलोमीटर की लिमिट क्यों बनाई गई, और सुरक्षा के लिए कोई एटम बम नहीं गिरा देता है। डिफेंस में ये पैरामीटर फॉलो किया गया एमटीसीआर के केस में, तुम ना बोलो 200 नॉटिकल माइल और ये वो अलग चीज है, हम यहां पर डिफेंस के केस में एमटीसीआर की बात कर रहे हैं। यहां पे थंबनेल देना है, कैटो थंबनेल आता है, देखते हैं भाई, कैटो 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 90 आया है। चलो सो जाओ सो जाओ सो जाओ सो जाओ सो जाओ, लेट जाओ लेट जाओ, बैठे तो लेट जाओ लेट जाओ, बैठे तब लेट गए लोग है ना, अब क्यों बंद हो जाएगा क्या। अच्छा अब सुनो, अब बात तुम्हें समझ में आई कि सर हमको बढ़िया समझ में आ गया कि 300 किलोमीटर और 500 किलोग्राम का लेवल क्यों रखा था, क्यों रखा था। अब समझना दोस्त, और आगे बढ़ना और आगे बढ़ना है ना, मत सोचना कि हम नहीं देख रहे तुम लोग क्या कर रहे हो, ठीक है। कई लोग तो 2 मैगी भी खा चुके हैं इसी बीच में, पढ़ाई में पेट पहले पूजा जरूर होना चाहिए। इधर दूसरी चीज क्या है, अब समझना दोस्त, इंडिया अमेरिका से अनमैन्ड एरियल व्हीकल की डिमांड कर रहा था, यूवी डिमांड फ्रॉम अमेरिका, समझना, यूवी डिमांड फ्रॉम यूएस, पर यूएस ने मना कर दिया, वो चीज अभी पीछे में पड़ रहा था। ठीक है, वो जो अनमैन्ड व्हीकल था जो अमेरिका से डिमांड हो रहा था, अनमैन्ड व्हीकल वही होता है जिसमें पायलट्स नहीं होते, पायलटलेस टारगेटेड एयरक्राफ्ट कहते हैं, थोड़ा आपको डिफेंस में बताऊंगा। और इसी यूएवीज को हम लोग ड्रोन की तरह भी कन्वर्ट कर सकते हैं, ड्रोन्स, वही ड्रोन जैसे लादेन को पकड़ा गया और मारा गया, अनमैन्ड व्हीकल है ना। सो इट वाज, इंडिया वाज अ डिमांड ऑफ इट फ्रॉम यूएसए, बट यूएस ने रिफ्यूज कर दिया, कहा, यूएस ने बोला भाई इंडिया तो अभी एमटीसीआर के मेंबर नहीं, आई विल नॉट गिव यू। तीसरी चीज, कोई भी कंट्री किसी भी कंट्री के सुपर हाइपरसोनिक मिसाइल के डेवलपमेंट के लिए मदद नहीं कर सकता, हाइपरसोनिक मिसाइल के डेवलपमेंट में मदद नहीं कर सकता। हाइपरसोनिक मिसाइल वो होता है जिसकी स्पीड 5 मैक से ज्यादा होती है, और 1 मैक बराबर कितना होता है, 1 मैक इज इक्वल टू 332 मीटर पर सेकेंड, मतलब 6 मैक 7 मैक के हिसाब से किसी को स्पीड वाली मिसाइल चाहिए तो कंट्री हेल्प नहीं करेगा। इसलिए जो ब्रह्मोस की रेंज है वो 2.5 से 2.8 है ब्रह्मोस 1 की, तो 2.5 से 2.8 5-6 के नीचे है, तो मैक है ना, इसका मतलब ब्रह्मोस होगा इट इज अ सुपरसोनिक हाइपरसोनिक। पता है आपको 3 तरह की कैटेगरी होती है, पहला होता है सबसोनिक स्पीड के हिसाब से, दूसरा होता है सुपरसोनिक स्पीड के हिसाब से, और तीसरा होता है हाइपरसोनिक स्पीड के हिसाब से, हाइपरसोनिक। अच्छा यहां पर इसको समझने के लिए मैक नंबर चाहिए, 1 मैक नंबर इज इक्वल टू होता है 332 मीटर पर सेकंड, एंड 1 मैक नंबर इज इक्वल टू 332 मीटर पर सेकंड। अगर किसी मिसाइल की स्पीड 332 मीटर पर सेकंड है तो मिसाइल 1 मैक की स्पीड से जा रहा है, और 1 मैक से कम है, लेस देन 1 मैक, तो देन इट इज कंसीडर्ड एज अ सबसोनिक, और 1 मैक से ज्यादा है अप टू 5 मैक उसको बोलते हैं सुपरसोनिक, और 5 या 6 मैक से ज्यादा है देन इट इज कॉल्ड हाइपरसोनिक।
तो बोला गया कि भाई हाइपरसोनिक स्पीड से मिसाइल के डेवलपमेंट में नहीं करना, यानी सुपरसोनिक तक कर सकते हैं। इसीलिए हमने बोला यहाँ जो ब्रह्मोस देख रहे हो, ब्रह्मोस 1 का 2.5 से 2.8 था, जो कि यहाँ भी पैरामीटर था, हाइपरसोनिक के लिए नहीं कर सकते, तो सुपरसोनिक तक तो कर सकते थे ना, यहाँ तक तो कर सकते थे ना, यहाँ तक हुआ। इसलिए रशिया ने जो ब्रह्मोस 1 आपको दिया, हेल्प किया, वो सुपरसोनिक तक दिया। एक चीज से कंसेप्ट आपको समझ में आनी चाहिए, सब सोनिक, जैसे कोमल ने लिखा है कि सर 0.7, बच्चा 0.8 0.9 भी सब सोनिक होगा, बस 1 मैक्स से कम होना चाहिए। अगली चीज लास्ट यहां पे बता दूं, वियतनाम आप सब जानते हैं, वियतनाम सुनने में आता था कि भारत से ब्रह्मोस की डिमांड कर रहा था। अब भारत से अगर वियतनाम ब्रह्मोस की डिमांड कर रहा था तो भारत नहीं दे सकता था, क्योंकि भारत उस समय इसका मेंबर नहीं था, एमटीसीआर का मेंबर नहीं था। पर यू पीपल नो वेरी वेल 2016 से इंडिया बिकम द मेंबर ऑफ एमटीसीआर। तब पूछोगे तुम लोग आज क्या है, आज ये है कि इंडिया का ब्रह्मोस 2 न्यूज में है, आज ये है कि इंडिया का ब्रह्मोस 2 न्यूज में है। आज बोला जा रहा है कि 500 किलोग्राम से प्लस, यस, 300 किलोमीटर से ज्यादा, यस, अनमैन्ड एरियल व्हीकल अमेरिका से मिल सकता है, यस, भारत वियतनाम को अपना ब्रह्मोस बनाकर दे सकता है, यस, हाइपरसोनिक मिसाइल डेवलपमेंट प्रोग्राम भारत कर सकता है, यस। तो ब्रह्मोस 2 में वैसे भी स्पीड कितनी सुनने में आ रही है, 8 मैक के आसपास। 8 मैक का मतलब व्हाट, 8 मैक का मतलब होता है 5-6 के ऊपर हाइपरसोनिक। अब समझ में आया तुम लोगों को, जो चीज पहले समझ में नहीं आ रही थी, हम क्या बोले थे, हमको 10 मिनट दो, सिर्फ 10 मिनट दो, सब कप ऑफ टी हो जाएगा, सब आसान हो जाएगा। ये देखो अमिता कह रही सर आज समझ में आया, बाप रे बाप, आज जाके समझ में आया। बताओ कैसा तैयारी करती बच्चा तुम? वन एंड हाफ ईयर से, ठीक है बच्चा, ठीक है। तुम लोग बताओ, तुम लोग हमको एक चीज ध्यान रखना, जब हम तुमको बोले तभी पढ़ा दें क्या, तो होशियार बच्चे की तरह बोला करो हाँ सर, कभी अवॉइड मत किया करो। बच्चों तो हम पढ़ाते हैं, लेकिन हम सिर्फ ये जानना चाहते हैं कि लिटरली बच्चे ऐसे हैं जो भूखे हैं नॉलेज के लिए या नहीं। ले एक बच्चा और 3-1.5 साल से 2 साल से नहीं समझ रहा था सब। एमटीसीआर में बात हो रहा है, मनीष ने पूछा रशिया इज अ मेंबर ऑफ एमटीसीआर, जैसे गूगल पे देख लो, इतना जरूर बता देंगे, चाइना अभी तक एमटीसीआर का मेंबर नहीं है, चाइना स्टिल नॉट अ मेंबर ऑफ एमटीसीआर। यस, इस चीज पे भी काफी डिस्कशंस होते हैं। कुछ चीजें जरा आईआर वालों पे छोड़ दो, उनकी भी नौकरी है, उनके भी बीवी बच्चे हैं, उनका भी थोड़ा परिवार पालने दो, हो गया हमारे हिसाब से, हो गया, चलो हम आईआर थोड़ी पढ़ा देंगे। चलो हम देखो, ये सब टेक्निकल चीजें हैं जो मैंने आपको समझा दिया, व्हाट स्मार्टली, ठीक है। चलो देखो कितने बच्चे थंबनेल देते हैं, 18, 20, 22, 28, 32, 48, 47, 56, 54, 72, 82, 90, 95, 104, 105, 106, ठीक है। चलिए प्रभु और पीछे चलते हैं, हम लोग थे यहाँ पर एमटीसीआर खत्म, ठीक है, समाप्त हो गया। अब हम आते हैं अगले कंसेप्ट पर, वासेनार अरेंजमेंट पर, वासेनार अरेंजमेंट पर, वासेनार अरेंजमेंट पर। सर आईआर को साइंस एंड टेक के पर्सपेक्टिव से नहीं ना पढ़ाएंगे वो, भाई हाँ चलो वो भी ठीक है। अगला आते हैं वासेनार अरेंजमेंट, वासेनार अरेंजमेंट। आपकी कोल्ड टी है सर? नहीं मैं भी हॉट टी पीता हूँ, ठीक है। 1-1.5 घंटे बाद थोड़ा सा दिमाग मेरा काम नहीं करता। अच्छा बच्चों अब थोड़ी देर और सीरियस हो जाए। तुम लोग से यार प्यार हो गया, मुझे पता है तुम लोगों को नहीं पता, हमको तो प्यार हो गया तुम लोग से। पढ़ाने में बड़ा मजा आ रहा है, अनअकैडमी पढ़ाने में बड़ा मजा आ रहा है यार, मतलब बच्चे और ज्यादा मतलब पागलों की तरह, मतलब मेरे को पता ही नहीं था, प्यार हो गया तुम लोग से लिटरली। इतना प्यार तो मुझे कभी किसी ने तुम लोग से होता जा रहा है समय के साथ। अच्छा हम कुछ बोल रहे हैं सर, लव यू टू 3000 सर, 3000 मतलब आज 3000 लोग रहेंगे, चलो देखते हैं। चार बच्चों को हमसे प्यार हो गया, लेकिन हमको सबसे प्यार हो गया, चलो बहुत अच्छा बच्चों, बहुत अच्छा। चलिए लव यू ऑलवेज, लव यू ऑलवेज। वासेनार अरेंजमेंट क्या देखो, वासेनार अरेंजमेंट जो होता है ना, वासेनार अरेंजमेंट जो होता है वो, इसीलिए तुम लोग को अपना नंबर भी दे देते थे, याद है तुम लोगों को, तुम लोगों ने अपना नंबर भी दे दिया था, ठीक है। 12 जुलाई 1996 है ना, वो हम देना सोच नहीं रहे थे तुम लोग को दे दें, क्योंकि ऑनलाइन में इतने बच्चे हो जाते हैं ना कि मतलब दिमाग खराब हो जाएगा, मतलब फिर से दे दीजिए, नहीं हम दे रखे हैं, बच्चा कोई लिख देना है ना, लिख देना चलो। अच्छा याद रहो, वासेनार अरेंजमेंट, स्पेशल क्लास से ही प्यार हो गया सर, अरे वाह। अब वो आज हम देखते हैं, ठीक है, आज देखते हैं बच्चा, अगर नहीं हुए 5000 तो हम यहाँ भी बंद करेंगे, हम तुमको बता देते हैं, यहाँ भी बंद करेंगे, देख लेना तुम, है ना। या तो ऐसा हो सकता है, कभी कभी असल में कुछ लोगों को ओवर कॉन्फिडेंस हो जाता है, क्या बताओ मेरा ओवर कॉन्फिडेंस ही हो। रुक जाओ आज ही हम बंद करते हैं, चेक करते हैं। चलो अब थोड़ा आगे बढ़ते हैं।
वासेनार अरेंजमेंट में कहानी होती है डुअल यूज गुड की। देखो यहाँ पर ये बात होता है, पहले इसको पहले टेक्निकल वर्ड सुन लो, फिर उसको समझा देंगे, उसकी डिसीजन ना लो। वासेनार अरेंजमेंट जो होता है वो 12 जुलाई 1996 को आता है, स्टैब्लिश होता है। और यहाँ पूरी तरह से कोशिश होता है कि जो कन्वेंशनल आर्मर डुअल यूज गुड्स हैं, इस तरह की जो चीजें हैं, उसका मिसयूज ना हो मिलिट्री पर्पस के लिए। तो एक्चुअल में हमें समझना है डुअल यूज गुड क्या होता है। हमें यह समझना है एक्चुअल में डुअल यूज गुड क्या होता है। सुनो, हम यहां पर हम लोग समझने वाले हैं डुअल यूज गुड के बारे में। जस्ट 5 मिनट दो, तुम लोग अभी समझ जाओगे डुअल यूज गुड के बारे में। मतलब ऐसी गुड्स या ऐसी चीजें जिसका यूज मोर देन वन ऑप्शन में हो सकता है, मोर देन वन ऑप्शंस। और एक्चुअल में यहां जानते हो मोर देन वन ऑप्शन में एक्चुअल में जो ऑप्शन है वो यही है कि सिविल के अलावा मिलिट्री में भी ना यूज हो जाए वो चीज। और ऐसी चीजें हैं जिसका यूज दोनों पर्पस के लिए हो सके। सिविल का मतलब न्यूक्लियर एनर्जी, इलेक्ट्रिसिटी, स्पेस टेक्नोलॉजी, इन सब में। और मिलिट्री का मतलब बम, एटम बम टाइप का। आपको मैं लिए चलता हूं एग्जाम्पल पर और उसे समझाने की कोशिश करता हूं। असल में क्या होता है, पूरी कहानी चल रही है किससे जुड़कर, वासेनार अरेंजमेंट से। होता क्या है, ईयर क्या होता है 1996 के पहले, 1996 के पहले, बिफोर 1996। कहानी की तरह समझना, आप भूलोगे नहीं कभी। इंडिया गया अमेरिका के पास, कहा सुनो अमेरिका, हमको तुम दे दो क्रायोजेनिक इंजन। क्या दे दो? क्रायोजेनिक इंजन दे दो। अमेरिका तुम हमको दे दो क्रायोजेनिक इंजन। अमेरिका बोला सुनो, हम तुमको नहीं देंगे क्रायोजेनिक इंजन, क्योंकि क्रायोजेनिक इंजन डुअल यूज टाइप वाला गुड्स या इंजन है जो हम तुमको नहीं देंगे, और तुम अभी वासेनार अरेंजमेंट के मेंबर नहीं हो। इंडिया वासेनार अरेंजमेंट बाद में बनता है, आज इंडिया वासेनार अरेंजमेंट का मेंबर है, लेकिन उस समय नहीं था। समझना, कहता है इंडिया, कहता है अमेरिका हम तुमको नहीं देंगे। कहा नहीं, नहीं देंगे। क्यों नहीं देंगे? क्योंकि तुम वासेनार अरेंजमेंट के मेंबर नहीं हो। और क्रायोजेनिक इंजन जो तुम हमसे मांग रहे हो, इस क्रायोजेनिक इंजन का इंडिया 2 तरीके से यूज कर सकता था। क्या? हम लोग का एक लॉन्च व्हीकल है जो कल से शुरू होगा, स्पेस, जीएसएलवी। उसकी 3rd स्टेज में क्रायोजेनिक इंजन का यूज होता है। और जीएसएलवी की मदद से मिसाइल नहीं भेजा जाता है, जीएसएलवी की मदद से सैटेलाइट भेजा जाता है। और वही क्रायोजेनिक इंजन का यूज हम लोग मिसाइल में कर सकते हैं। और मिसाइल का यूज कंस्ट्रक्टिव नहीं डिस्ट्रक्टिव होता है, गोला बारूद ले जाने के लिए। और इसका जीएसएलवी का यूज सैटेलाइट भेजने के लिए, यानी कंस्ट्रक्टिव होता है। मैंने आपको समझा दिया। और इसलिए अमेरिका ने आपसे कहा कि ना इंडिया, ना नॉट गिव यू। द रीजन इज यू आर नॉट अ मेंबर ऑफ एमटीसीआर, इसलिए सॉरी, यू आर नॉट अ मेंबर ऑफ वासेनार टाइप, ये डुअल यूज गुड है, मैं तुम्हें नहीं दूंगा। 1996 में जाकर इंडिया और रशिया के बीच में डील हो जाती है। इंडिया और रशिया के बीच में डील हो जाती है इस क्रायोजेनिक इंजन के लिए। और विद द हेल्प ऑफ रशियन क्रायोजेनिक इंजन 2001 में इंडिया अपना जीएसएलवी D1 यूज करता है, लॉन्च करता है रशियन क्रायोजेनिक इंजन की मदद से। और जहां पर GSAT-1 सैटेलाइट इंडिया भेजता है पहली बार इंडियन लॉन्च व्हीकल से, लेकिन उसमें इंजन जो होता है वो क्रायोजेनिक इंजन इंडिया लगाता है। अब तुम बोलोगे कि सर जब रशिया ने इंडिया को दिया तब तो अमेरिका को प्रॉब्लम होनी चाहिए। बिल्कुल प्रॉब्लम हुई अमेरिका को। अमेरिका ने कहा भी रशिया को, रशिया तुमने क्यों दिया ये काम, क्यों किया? तो रशिया ने बोला कि मैंने रेडीमेड इंजन दिया है। देखो डिप्लोमेटिक आंसर, मैंने रेडीमेड इंजन दिया है, ये मत सोचना कि इंडिया इसको बना लेगा। और वही बात मैं यहाँ बता दूं, आज इंडिया अपना क्रायोजेनिक इंजन बना चुका है। और इंडिया में एक सेंटर है, आपको अगला चैप्टर की तरफ माहौल बना रहा हूँ, स्पेस टेक्नोलॉजी लिक्विड प्रोपल्शन सिस्टम सेंटर। ये इसरो का एक रीजनल सेंटर है जो कि महेंद्रगिरी तमिलनाडु में है। यहाँ पर इंडिया अपना क्रायोजेनिक इंजन बना रहा है, सोलो बना रहा है। और इंडिजिनस क्रायोजेनिक इंजन वाला जीएसएलवी इंडिया 2014 में, शायद 5 जनवरी 2015 था, GSAT-14 हमने भेजा था, उसमें हमने पहली बार सक्सेसफुली इंडिजिनस क्रायोजेनिक इंजन लगाया। प्राउड ऑफ इसरो। पता नहीं तुमको एक्साइटमेंट आता है कि नहीं, ये हम ऐसे ही मतलब खुश हो लेते हैं, बहुत मजेदार, बच्चों को लाइन लग रही होगी। लेकिन सुनो, आज का भारत ना और उस समय का भारत जमीन आसमान का डिफरेंस था। हम 70 साल पहले नहीं थे, बहुत प्रॉब्लम थी, और आज हम लोग बहुत अच्छी कंडीशन में हैं। आगे बढ़े, आगे बढ़े। आप जोश से नहीं बोलते इसलिए, अब इसमें जोश क्या बोलना है भाई। आगे बढ़े मित्र, चलिए आइए और पीछे आइए। अरे अंग्रेजी माध्यम वालों, यू पीपल आर कंफर्टेबल। इंग्लिश मीडियम बच्चों, तुम लोग को कुछ समझ में आ रहा है कि हमको? सारे बच्चे इंग्लिश मीडियम वाले मुझको रिप्लाई दें। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। ये ऊपर जो है वो तुम लोग रजिस्टर कर लिए, ऊपर वो जो unacademy.com जो लाइव वो वाला कोर्स आ रहा है। कल से ही है, ठीक है। बाकियों को शेयर कर दियो तुम, लेकिन मेंबर है नहीं ज्यादा, आज कम मेंबर लगता है जुड़े हैं सब। क्या जुड़े हैं जरा देखे तो 149 इनरोलमेंट, पिछले वाले में 207 था। बेकार है आज, अभी पे ना करें क्या हम, देखते हैं चलो।
8:30 today, 8:30 today class 8:30 to 10 today the class timing is 8:30 to 10. अच्छा चलेगा। अभी सिर्फ 143 के आसपास मेंबर है आज की क्लास में। अब बताओ 143 5000 कैसे हो सकता है? पता नहीं, देखते हैं। मॉडर्न का क्लास चल रहा है, हमको नहीं पता, उनका रिकॉर्डिंग देखना, हमको नहीं पता। आज जीवन मरण का सवाल है। सोनू का कॉन्फिडेंस अच्छा लगा, हो जाएगा सर, देख लेते हैं। चलो अच्छा चलो, मॉडर्न टाइम हमको 10 मिनट सुन लो, हम अलविदा हो, ठीक है, कल बात करेंगे, हमारा कोर्स खत्म करेंगे सब। आज वाली बात तो वासेनार हो गया मित्र, वासेनार हो गया। अब चलिए, अब हम आते हैं सीटीबीटी पर। कहानी लास्ट यहीं पर एंड हो जाती है, ठीक है। अब यहाँ पर कहानी खत्म होती है सीटीबीटी पर। सीटीबीटी का पहले बताओ पूरा नाम क्या है? जो जल्दी बताओ, जल्दी बताओ। सीटीबीटी का पूरा मतलब जल्दी बताओ। सीटीबीटी का पूरा नाम कॉम्प्रिहेंसिव टेस्ट बैन ट्रीटी। देखो ऐसा है, जो सीटीबीटी है, जिसको कॉम्प्रिहेंसिव टेस्ट बैन ट्रीटी है, इसको लाया जाता है कब? इसको लाया जाता है 10 सितंबर 1996 को, मतलब इसको लाया जाता है 1996 को, ठीक है। और इसको सिग्नेटरी भी हो जाता है, ये सिग्नेटरी हस्ताक्षर भी हो जाता है। लेकिन होता क्या है, ये चीज कभी फोर्स में नहीं आती है। इट नेवर केम इन फोर्स, इट नेवर केम इन फोर्स। तब यहां पर बात होती है कि सीटीबीटी क्या था, इसके पीछे रीजन क्या था, क्यों लाया जा रहा था और क्यों फोर्स में नहीं आया, ये सारी बातें जरा सुनना। देखो असल में क्या था, व्हेन इंडिया हैज डन द न्यूक्लियर टेस्ट, बहुत ही मजेदार चीज है, जरा समझना। व्हेन इंडिया हैज डन द न्यूक्लियर टेस्ट, ओके, व्हेन इंडिया हैज डन द न्यूक्लियर टेस्ट, तो जब इंडिया ने न्यूक्लियर टेस्ट किया, ओके, व्हेन इंडिया हैज डन द न्यूक्लियर टेस्ट, जब इंडिया ने न्यूक्लियर टेस्ट किया, इंडिया के न्यूक्लियर टेस्ट करने के बाद इंडिया ने क्या बोला कि हमने न्यूक्लियर टेस्ट को अंडरग्राउंड किया है, हमने न्यूक्लियर टेस्ट को अंडरग्राउंड किया है। बहुत बढ़िया। अब इस वजह से एक नया ट्रीटी लाने की बात है, कॉम्प्रिहेंसिव टेस्ट बैन ट्रीटी। कॉम्प्रिहेंसिव टेस्ट बैन का मतलब होता है, कॉम्प्रिहेंसिव मींस नॉट एनीवेयर, कॉम्प्रिहेंसिव मींस नॉट एनीवेयर, कॉम्प्रिहेंसिव मींस नॉट एनीवेयर, मतलब कहीं भी नहीं करना है टेस्ट, नॉट एनीवेयर। कॉम्प्रिहेंसिव टेस्ट बैन का मतलब होता है नॉट एनीवेयर, मतलब हम कहीं भी हम टेस्ट नहीं करेंगे। क्योंकि ऐसा था कि अब देखो, कोई कंट्री मान लो अंडरग्राउंड कर ले, कोई कंट्री ले जाके शिप से कर ले, कोई ले जाके समुद्र के अंदर कर ले, कोई ले जाके एरोप्लेन पे कर ले, कोई हेलीकॉप्टर के अंदर कर ले, कोई चौथे माले पे ले जाके न्यूक्लियर टेस्ट कर ले, कोई अपने सर पे रखकर कर ले, कोई हाथ से फेंक कर ले। तो ये सब मतलब बहुत सारा तरह का तुम लोग ऑप्शन बना सकते हो। इनडायरेक्टली मैंने समझा दिया कि अगर इस तरीके से अलग अलग चीजों को लोग कह के बोलेंगे हम यहाँ कर दिया, वहां कर दिया, स्पेस में कर दिया, विशाल कह रहे थे स्पेस में ले जा कर दिया, तो इस तरह से तो तुम कई भी ऑप्शन बना सकते हो ना, और उल्टा सीधा काम कर सकते हो। अब बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? तो मैं वही कह रहा हूं कि यहां पर टर्म लाएगा कॉम्प्रिहेंसिव। कॉम्प्रिहेंसिव मींस यू विल नॉट डू द टेस्ट एनीवेयर, कॉम्प्रिहेंसिव मींस यू विल नॉट डू टेस्ट एनीवेयर। दिस इज द रीजन, द लॉजिक बिहाइंड द सीटीबीटी। और ये सीटीबीटी लाया गया, पर पता है ये कभी फोर्स में नहीं हुआ, क्योंकि एक्चुअल में जो सीटीबीटी लाना था ना, ये देखो, एक्चुअल में सीटीबीटी लाना था, वो उसको अडॉप्ट किसको करना था? चाइना को अडॉप्ट करना था, इजिप्ट को करना था, ईरान को करना था, इंडिया को करना था, इजराइल को करना था, नॉर्थ कोरिया को करना था, यूएस को करना था, पाकिस्तान को करना था। इसमें से मैक्सिमम कंट्री को इसको साइन तो किए, लेकिन रेटिफाई नहीं करा पाए। क्या नहीं करा पाए? रेटिफाई नहीं करा पाए। और इसीलिए रेटिफाई नहीं हुआ तो ये प्रॉपर तरीके से फोर्स में आया ही नहीं। अब आप पूछोगे सर सिग्नेचर और रेटिफिकेशन का मतलब क्या होता है? देखो ऐसा होता है कि इस तरह की आपने अपनी इकोलॉजी एनवायरनमेंट में कई बार इस तरह की चीजें पढ़ी होंगी कि ये आज बॉर्न हुआ, फिर सुना होगा ये फोर्स में आया। तो बॉर्न और फोर्स के बीच में जो चीज है ना बच्चा, यहां पर सिग्नेटरी और रेटिफिकेशन का है, सिग्नेटरी और रेटिफिकेशन का है। सिग्नेटरी और रेटिफाई हुआ। असल में क्या होता है, इसमें जरा समझाता हूं। मान लो कोई चीज लाई जा रही है, जैसे मैंने कहा मान लो मिनीमाटा कन्वेंशन लाया जा रहा है, मिनीमाटा कन्वेंशन को फोर्स में लाया जा रहा है। बताऊंगा मिनीमाटा कन्वेंशन मरकरी को रिमूवल के लिए, मैं सिर्फ यहाँ पर सिग्नेटरी रेटिफिकेशन को समझाना चाह रहा हूँ, ठीक है। तो होता क्या है समझना, एक मिनीमाटा कन्वेंशन को लाया जा रहा है, ये बोला जा रहा है कि जब 40 कंट्री रेटिफाई कर लेंगे तब जाके मिनीमाटा कन्वेंशन फोर्स में आएगा, मतलब रेटिफिकेशन 40 कंट्री के बाद ही वो फोर्स में आएगा। तो वही मैं कह रहा हूँ, सिग्नेटरी और रेटिफिकेशन का क्या मतलब होता है सुनना। जैसे मान लो मैं किसी मीटिंग में चला गया, आई एम रिप्रेजेंटिंग माई सेल्फ एज इंडिया, आई एम रिप्रेजेंटिंग माई सेल्फ एज ए इंडिया, तो मैं एज ए इंडिया उस जगह पे चला गया, करेक्ट, मैं उसमें चला गया। अब क्या होगा, मैं जब वहां पर चला गया उस केसेस में, और वहां पर कोई डिस्कशन हो रहा है मान लो, और उस डिस्कशन में हमारा राय पूछा जा रहा है, हमारा राय मतलब इंडिया का राय, मैंने कहा बोला यस आई एम एग्री विद दिस, तो यहां पर इंडिया उस चीज का सिग्नेटरी हो जाता है। लेकिन जब उस चीजों के डिस्कशन के बाद कम बैक टू पार्लियामेंट में, पार्लियामेंट मतलब भारत में होगा, तो भारत में कोई कानून कब बनता है, भारत में कानून बिल बनता है, फिर कानून जाके बनता है, उसके लिए पार्लियामेंट में उसकी मेजॉरिटी चाहिए होती है, तो वो चीज जाएगी पार्लियामेंट में, और पार्लियामेंट में विद मेजॉरिटी अगर वो चीज पास हो गई तब जाके इंडिया कहलाएगा, इंडिया ने उसको लागू कर दिया। पहले इंडिया हस्ताक्षर था, सिग्नेटरी था, रेटिफिकेशन इंडिया ने लागू कर दिया।
इसी तरह से सिग्नेचरी और रेटिफिकेशन जब मान लो 40 कंट्री ने कर दिया तब जाके चीज फोर्स में आती है। कहने का मतलब सीटीबीटी में क्या हुआ मैं बताऊं, सीटीबीटी में क्या हुआ कि सिग्नेटरी तो थे लोग लेकिन फोर्स में नहीं आ पाया टाइम पे। और फोर्स पे इसलिए नहीं आया क्योंकि जिन कंट्री के लिए सीटीबीटी लाना था, ये देखो इवन चाइना, इजिप्ट, ईरान, इंडिया, इजराइल, नॉर्थ कोरिया, यूएस, पाकिस्तान, इवन इंडिया भी उसको रेटिफाई नहीं किया। So अगर suppose India want to achieve this type of technology anytime because of some circumstances that create adverse effect on the India guys, some adverse effect is going to appear on the India guys. So in that case, if I want any kind of safety and security, so we want to do it and we have not any other option, so how we can develop? यानी सीधा कहने का मतलब अगर हम इस तरह की चीजें कर लेंगे और कल को हमें भारत में जरूरत पड़ने की आवश्यकता हो तो हम चीजों का यूज नहीं कर पाएंगे, एवरीबडी का इन चीजों का यूज नहीं कर पाएंगे। तो ये वो लॉजिकल पॉइंट्स थे जो मैं आपको बता रहा था सीटीबीटी को लेकर, जो यू पीपल अंडरस्टूड, दोस यू पीपल अंडरस्टूड। ओके, और इस पीडीएफ में मैंने सारी की सारी चीजें बहुत बढ़िया से समझाने की कोशिश की है, जो आप समझ लोगे जब इन पीडीएफ को आप पढ़ोगे। मैंने काफी चीजों को बहुत बढ़िया से समझाने की कोशिश की है। इंडिया के लिए एनर्जी क्यों इंपॉर्टेंट है, इंडिया एनर्जी मेंबरशिप के लिए क्यों कोशिश कर रहा है, इंडिया के साथ जो 2007-8 में जो इंडिया यूएस न्यूक्लियर डील हुआ था, 2014-15 तक आगे फोर्स में आया था, ठीक है, ये सारी चीजें मैंने आपको बता चुका, सब इस पीडीएफ में वैसे दिया हुआ है। इंडिया को अपोजिशन में कौन कौन से मेंबर थे, तो आप देख सकते हो चाइना है, न्यूजीलैंड है, इवन अ पार्ट ऑफ साउथ अफ्रीका है, आयरलैंड है, टर्की है ना, ऑस्ट्रिया, मैंने बोला था न्यूजीलैंड है, चाइना है, साउथ अफ्रीका, ये आपको दिख रहा है, ठीक है। नॉन सिग्नेटरी एनपीटी, ये सारा का सारा पाकिस्तानी कंसर्न, चाइना अग्रीमेंट, इंडिया का वो ग्रोथ होगा तो क्या होगा, दैट इज द पॉइंट। ये इंडिया विलिंगनेस टू ज्वाइन एनर्जी, है ना, इंडिया को क्यों एनर्जी मेंबर ज्वाइन कर लेना चाहिए, है ना, ये सारी की सारी चीजें। इसके अलावा मैंने ये आपको एनपीटी के बारे में बताया, नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी क्या है। फिर आपको मैं लिए चला कि एनपीटी के बाद थोड़ा सा एमटीसीआर देख लो, मिसाइल टेक्नोलॉजी कंट्रोल रिजीम देख लो। आफ्टर इट यू शुड गो, देखो इंडियन एमटीसीआर कब ज्वाइन किया, 2016 मैंने बोला था, यहाँ डेट भी लिख दिया, 27 जून 2016। वासेना अरेंजमेंट भी इंडिया ने ज्वाइन किया, कब किया ये देखो, मैंने बोला था ना, डुअल यूज गुड वाला, 7 दिसंबर 2007। अब आप आराम से क्रायोजेनिक इंजन, सुनो ऐसा है, आराम से क्रायोजेनिक इंजन ले सकते हो, जब जरूरत था तो उसमें किए नहीं थे, नहीं मेरा कहने जब जरूरत था हमको, जब उस समय वासेना अरेंजमेंट का मेंबर बनाए नहीं थे, क्योंकि उस समय तक हमने क्रायोजेनिक इंजन बनाया नहीं। यहाँ 2014-15 में क्रायोजेनिक इंजन बना लिया, अपने आप ही तुम वासेना अरेंजमेंट का मेंबर हो गए, इसलिए क्योंकि तुमको जरूरत ही नहीं इस तरह की चीजों की। समझो जरा, यही डिप्लोमेटिक होती चीजें होती हैं। कल को जब हम कह रहे थे वासेना का मेंबर बना लो, वासेना का मेंबर बना लो, तो तुमको कोई कह ही नहीं रहा डुअल यूज गुड के लिए। लेकिन कल जैसे ही तुमने अपना क्रायोजेनिक इंजन बना लिया, अपना 2014-15 में यूज करने धड़ल्ले से 16-17 में इधर आते थे वासेना अरेंजमेंट का मेंबर बन जाओ तुम। तो गट्स तो तुम्हारे अंदर खुद होना चाहिए ना, कि आदमी तुमको खुद ही बुलाए। गॉट इट और नॉट, आप उस लायक बनिए ना, आपको आपका पहलू अपने आप बढ़ जाएगा, टाइम पास मत कीजिए ना, दैट इज द थिंग आई एम टेलिंग यू, ठीक है। और सुनिएगा, आत्मनिर्भर भारत रहा, ये सब फालतू बात है, ठीक है, इस सब बारे में हम बोलना नहीं चाहते। हमारे पास अच्छे अच्छे एग्जाम्पल हैं। मोदी जी भले हमें बोले स्वदेशी अपनाओ, लेकिन पेन मॉन्टब्लैंक का ही रखते हैं, विदेश का पेन 8,000 का। तो ये सब देखो, बोलना और करने में बड़ी डिफरेंस होता है, ठीक है। अगर इंडिया ही इतना ही अपनाना है तो काहे तुम रेंज रोवर से चलते हो, काहे नहीं तुम टाटा इंडिका से चलते हो, टाटा वाली कार बढ़िया बनाते हो, मतलब भारत का है। ये सब ना, ये सब ड्रामेबाजी है। हमको अपने नेताओं से सीखना चाहिए, चाहे राहुल गांधी हो, चाहे पीछे के लोग रहे हो, चाहे ये लोग रहे हो। ये सब आम जनता के लिए नियम कानून होता है, नेताओं के लिए नहीं। भारत में जो नियम कानून बनता है वो सिर्फ आम जनता के लिए होती है। नेताओं जो नियम बनाता है उसके लिए भारत में नियम नहीं होता है, जो नियम का अनुसरण करता है उसके लिए होता है। ये चीज ध्यान रखिए, आप इन चीजों को सीखिए, समझिए, ठीक है, समझिएगा। चलिए, तो इस बारे में फिर हम कोई बातचीत नहीं करनी है, ठीक है। मर्सिडीज है या क्या है, सब कोई बात नहीं, हम सिर्फ बता रहे हैं कि देखिए, स्वदेशी अपनाइए, विदेशी चश्मा लगाइए, स्वदेशी अपनाइए, मॉन्टब्लैंक का पेन रखिए, स्वदेशी अपनाइए, है ना, विदेशी गाड़ी चलिए, ये सब देखिए, आम जनता के लिए नियम कानून होता है, बड़े लोग के लिए कुछ नहीं होता। चलिए, ये भारत है, ये थोड़ी ना कि कौन सा प्राइम मिनिस्टर था, 3 लोग आपके साथ इकट्ठा हो गए, 6 लोग थे, है ना, तो उसको फाइन लगा दिया सबका 1,000 रुपए का, ठीक है, उसको क्या हुआ, ठीक है। लेकिन हमारा प्राइम मिनिस्टर हो या कोई भी हो, है ना, वो कहीं भी जा सकता है, चाहे कोविड हो, चाहे कुछ, उसको कोई दिक्कत नहीं है, कोई भी दिक्कत। ये सब चीजों में देखो दिमाग न लगाओ, अपना चुपचाप पढ़ाई करो, ये सब जो लोग कर रहे हैं करने तो, है ना। चलो, और सुनो, ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन क्या है, कुछ नहीं है सब, ठीक है, सब इन लोगों की हाथी कठपुतलियां हैं, चलेगा। ऑस्ट्रेलिया ग्रुप देखो, ऑस्ट्रेलिया ग्रुप भी मैंने आपको समझा दिया, ठीक है, 1985, ठीक है, 1985। फिर अरे ये तो वो बुक है जो हम तुमको बताते हैं पढ़ने के लिए, 5th एडिशन वाला, ये देख लेना भाई, यही तुमको होगा, आप सबके पास होगा, चलेगा, एवरीबॉडी हैव इट। ऑस्ट्रेलिया ग्रुप क्लियर हो गया। अभी देखो, आज हम लोग के पास टाइम 8 मिनट बच गए हैं, 8 मिनट्स, तो मैं तो टाइम से पहले जा नहीं सकता, इट्स अ रूटीन रूल। समबडी हैव आस्क्ड द क्वेश्चंस, तो 2 मिनट में आपके क्वेश्चन देखता हूं, फिर 3 मिनट फिर आपसे फिर देखता हूं। सिर्फ इफ कंट्रीज कैन ब्रिंग इट इनटू द फोर्स एंड इट इज द ओनली इंपॉर्टेंस ऑफ शाइनिंग इट। हाँ ठीक है, आई एग्री। सर व्हाई साउथ अफ्रीका रिफ्यूजेस इंडिया टू एंटर देयर, भी बता दिया मैंने। सर हेल्प मी विद दिस डाउट, क्या है डाउट, क्या है डाउट, क्या है डाउट। देखो ऐसा लोग कोशिश करो, क्या है डाउट, बड़ा कैसे होगा, बड़ा कैसे होगा, बड़ा कैसे होगा, इंक्रीज होना है भाई, इंक्रीज। हमको नहीं दिख रहा भाई, हमारी आंख खराब हो गई, अभी हम कल ही चश्मा से बनवाए, हमको नहीं दिख रहा इतना करीब से, क्या है, कैसे बड़ा होगा। In India, why are some nuclear reactors kept under IAEA safeguard while the others are not? Some, अरे हाँ, एक चीज तुमको बताएंगे, सुनो सुनो जरा समझना। ये क्वेश्चन हम देखे तो हमको याद है, बहुत बढ़िया क्वेश्चन, कौन पूछा, बहुत बढ़िया, ओहो, बड़ा छोटा हो जाए भाई, हाँ, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, बहुत बढ़िया। किसने पूछा, किस बच्चे ने पूछा, साउथ अफ्रीका, प्रियंका ने, बहुत बड़ा क्वेश्चन। सुनो सुनो, हम आंसर समझा दें।
समझाते हैं तुमको, तो समझाते हैं। देखो ऐसा है कि हम ईटर को तो फॉलो क्या बोलते हैं, आईए को फॉलो करते हैं, ठीक है, आईए को फॉलो करते हैं, सबको पता है, समझ, बहुत मजेदार क्वेश्चन है ये, हर किसी के बस का है नहीं है, बहुत बड़ा कंफ्यूजन होगा, आईआर और ईआर वाले में भी कंफ्यूजन हो जाए तुम लोग। सुनो, हम सर की बात नहीं है, तुम्हारी बात करते हो। ऐसा है कि आईए आप सब जानते हो, इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी, बहुत बढ़िया, और ये भी जानते हो इंडिया आईए को अलाउ करता है, बहुत बढ़िया, इंडिया अलाउ आईए, बहुत बढ़िया। लेकिन यहाँ पे एक चीज और जानने का है, ठीक है, यहाँ पे एक चीज और जानने का है। ओके, ऐसा होता है कि आप आईएईए को अलाउ करते हैं, ये बात सही है, लेकिन जो आप आईएईए को अलाउ करते हैं ना, जरा समझना, जो आप आईएईए को अलाउ करते हैं वो कुछ ही सर्कमस्टांसेस में अलाउ करते हैं। क्या, अगर हमारा कोई रिएक्टर जो चल रहा है और जहां हम किसी दूसरे कंट्री की हेल्प ले रहे हैं, उसकी मदद से चल रहा है, तो वहां पर उस केसेस में, अगर वहां पर उस केसेस में आपको, ठीक है, आपको मैं अलाउ करूंगा, आप आइए देख लीजिए, लेकिन जो हम अपने मन से, अपनी टेक्नोलॉजी से, अपने रिएक्टर को चला रहे हैं, वहां पर हम आपको अलाउ नहीं करेंगे। नहीं तो फिर ये बताओ इंडिया की क्या क्रेडिबिलिटी रह जाएगी? ये जो क्वेश्चन है इसको इसी हिसाब से सोचना था। मतलब हमारा खुला घर है, कोई भी आगे, अरे जहां डाउट है वहां पे आके आप जाइए, हर जगह थोड़ी ना आपको हम अलाउ कर देंगे। और इसलिए भी इस तरह की चीजें जरूरी थी, डिप्लोमेटिक भी जरूरी थी। कल को मान लो लिटरली तुमको एटम बम बनाना हो, कल को इट इज लिटरली हैव अ रिक्वायरमेंट ऑफ इंडिया कि हमारे चाइना की प्रॉब्लम है या कुछ दिक्कत प्रॉब्लम है एंड वी मस्ट हैव टू हैव अ एटम बम, ऐसे केस में दिक्कत हो जाएगी ना, ऐसे केस में दिक्कत हो जाएगी ना। इसलिए तो ध्यान रखना, यहां पर हम लोग अलाउ करते हैं सिर्फ उन्हीं को जहां पर वी आर टेकिंग द हेल्प फ्रॉम द अदर कंट्रीज, नॉट अदर वन। अब इंडिया इज अ मेंबर ऑफ ईटर, सो ग्रीटिंग न्यूक्लियर सपोर्ट कांट बी। अब ये जो ईटर वाला क्वेश्चन है ना, ये ईटर वाला क्वेश्चन का इससे लेना देना नहीं है, वो एक कंस्ट्रक्टिव वर्क है, वो उसका डिफेंस वाले, उसका डिजास्टर कोई मतलब नहीं है, तो ये क्वेश्चन यहां पर आएगा ही नहीं। ईटर इज इंटरनेशनल थर्मोन्यूक्लियर एक्सपेरिमेंटल रीडर, और न्यूक्लियर फ्यूजन एक्सपेरिमेंट वाला है, वो तो एक कंस्ट्रक्टिव वर्क है, उसमें क्या दिक्कत है? प्लीज हेल्प मी विद दिस डाउट। ये क्या है, इसमें इस किताब में क्या लाए हो तुम, इसमें क्या डाउट है? ये एक फोटो है, ये मेरा नाम है, ये किताब टेक्नोलॉजी लिखा है, और तुम बहुत अच्छे हो और मैं कोशिश कर रहा हूँ अच्छा बनने का, बस हो गया, खत्म। इसका आंसर क्या है ना, खत्म, खत्म। इसमें क्या बताना है, इसमें क्या बताना है, खत्म। तो आई थिंक बच्चों तुम लोग समझ गए हो जो क्वेश्चन था गई थी। अच्छा, बुक आ गई होंगी, ओहो हो, ओके बच्चा, ओके, समझ गया, मैं समझ गया, गुड गुड गुड, आगे बहुत अच्छा, एंजॉय एंजॉय। सो लास्ट, आप लोगों का एक चैप्टर खत्म हुआ है, और लिटरली आपको बताऊं तो पूरे साइंस टेक का ये सबसे बड़ा चैप्टर था, है ना, और ये बहुत ज्यादा टाइम लेता है, और इस जो सबसे बड़े टाइम वाले में चैप्टर में है वो मैंने आपको अच्छी तरह करा दिया है। ओके एवरीवन, अब नाउ यू विल सॉल्व ऑल द यूपीएससी क्वेश्चंस, और अगले सेशन में जब हमारा डाउट वाला सेशन होगा, ओके, इन द नेक्स्ट सेशन जब डाउट वाला सेशन होगा, हर 3-4, हमने इधर डाउट वाले सेशन में कुछ उस तरह की बातें नहीं की, तो अगला लेक्चर जो डाउट सेशन होगा उसमें आई डिस्कस विद यू द एनर्जी। और अब जो टॉपिक शुरू होने वाला है, बहुत ही प्यारा टॉपिक शुरू होने वाला है, दैट इज द स्पेस। जैसे मैंने आपको एनर्जी में पूरे के पूरे क्वेश्चन सॉल्व कराया, पूरा का पूरा कॉन्फिडेंस हुआ, लिटरली गाइस यू विल लिटरली, ओके, लिटरली आपका स्पेस टेक्नोलॉजी में आगे के बाद ये जितने अच्छी इंटरेस्टिंग है, स्पेस गगनयान, क्या क्या चीजें आप सुनते हैं, गगनयान के जो नए अपडेट्स हैं, ये सब का सब, सब का सब, अब आपको कभी, आज कल बता रहा हूँ, 3 दिन रुक जाओ स्पेस टेक्नोलॉजी से जुड़े, 4 दिन रुक जाओ स्पेस टेक्नोलॉजी में, 4 नहीं 5 दिन उसमें भी लगेंगे, क्योंकि 2-2 घंटे क्लास है, 3-3 घंटे होता है, 3 घंटे का 3 दिन का होता है, तो आपको कभी भी प्रॉब्लम नहीं होने वाली, ट्रस्ट मी। ओके, और स्पेस टेक्नोलॉजी में आई कम इन फ्रंट ऑफ यू टू द हेल्प ऑफ ग्लोब, उसमें मैं ग्लोब के थ्रू समझाने की कोशिश करूंगा। ओके, आई विल शो यू थ्रू द हेल्प ऑफ सम ग्लोब्स, और मैं ना कुछ वीडियोस भी दिखाऊंगा। वीडियोस कैसे दिखाऊंगा? वीडियोस का ना यहाँ अपने सामने एक वो स्क्रीन पे लगा दूंगा, मेरा एक और लैपटॉप है, और उसके थ्रू ना कुछ वीडियोस प्ले करके आपको दिखाऊंगा। तो उसमें ना कुछ यूट्यूब से कुछ वीडियोस भी हैं दैट यू पीपल विल लिटरली एंजॉय मोर, क्योंकि मेरा इंटेंशन है कि इस सब्जेक्ट में कॉन्फिडेंस आ जाए, बट इट कॉन्फिडेंस आ जाए, क्योंकि जानते हो मैंने ये देख रखा है कि मतलब क्या हो रहा है, ठीक है, इन दिस यूपीएससी सेगमेंट साइंस टेक को क्या किया जा रहा है, ठीक है, मतलब जो मुझे लगा एज लीस्ट, क्योंकि मैं अभी तक ना इंडोर था, आई वाज इन इंडोर। इंडोर का मतलब होता है किसी कोचिंग शूट में गया, चुपचाप पढ़ाया, पैसे ले निकल गया। अब मैं आउटडोर आया हूँ, आउटडोर का मतलब होता है एन अकेडमी में आते मैं आउटडोर हो गया। अब नाउ एवरीबडी कैन एक्सेस द साइंस एंड टेक वेरी इजीली विद मी, ओके, वेरी इजीली विद मी, और लिटरली बता रहा हूँ, इसी आउटडोर की वजह से मुझे काफी फायदा भी हुआ है, क्योंकि लोगों को भी समझ में आया कि सर लिटरली हम साइंस टेक में क्या कर रहे थे, और मार्केट में एक रूमर है कि साइंस टेक पूरा करंट अफेयर पे बेस्ड है। सर ये तो कुछ करंट अफेयर्स तो कुछ है ही नहीं सर, ये पूरा का पूरा स्टैटिक है, जैसे इतिहास भूगोल हम लोग पढ़ते हैं ना, ऐसे साइंस एंड टेक को भी एक सब्जेक्ट की तरह पढ़ना चाहिए, इसको एक्जैक्टली एक साइंस एंड टेक को भी एक सब्जेक्ट बनाना चाहिए। जैसे न्यूक्लियर, आपने एनर्जी में किस हिसाब से चीजों को पढ़ाया, फ्यूल्स होते हैं, रिन्यूएबल एनर्जी होती है, न्यूक्लियर एनर्जी होती है, और हर चीजों को कितना सिस्टमैटिक तरीके से चीजों को बनाया, दैट इज अ पार्ट। ओके, एग्जैक्टली जितना आपको भरोसा एनर्जी चैप्टर में हुआ ना, विश्वास करो उतना ही भरोसा आपको स्पेस टेक्नोलॉजी में भी हुआ। जस्ट लाइक यू पीपल आर सो मच कॉन्फिडेंट इन द एनर्जी ना, ऐसे ही आपको स्पेस से भी मजा आएगा।
और आपको तो पता है पिछली बार तो 2021 में मैंने क्या किया, बायोटेक में मारा था, कचड़ा कर दिया था, भर दिया था क्वेश्चंस। सिमिलरली बायोटेक, इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन, पार्टिकल फिजिक्स वाले दिन तो तुम लोगों को गले लगा हुई खुशी के मारे। सर आज जाके समझ में आया कि यूपीएससी ने जो 2020 का क्वेश्चन पूछा था उसमें ई लीजा प्रोजेक्ट में एक्चुअल में क्या पूछना चाह रहा था, ट्रायो स्पेसक्राफ्ट करके। सर कोई बताता ही नहीं इन चीजों को, कभी किसी ने छुआ भी नहीं क्वेश्चन को, कभी किसी ने दिखाया भी नहीं क्वेश्चन को कि 2020 में ये क्वेश्चंस आए हुए हैं ई लीजा प्रोजेक्ट पर। I lost my 1.5 years due to science and tech environment, sir, but now thanks to an academy. Yeah, thanks to an academy. That an academy even talked to me and I said yes. तो ये mutually हुआ है. And I am the academy that I know very well कि हो सकता है कोविड का थर्ड वेव हो या कुछ दिक्कत हो. That is on the academy. और जब an academy में एक बार मैं आ गया तो I thought it is, I find that it's very easy platform. बहुत ही अच्छा और बहुत easy platform है. So much more confident. So thank you everybody. शाम को मिलते हैं. I'll meet you at 8:30 PM. ठीक है. लिंक मैंने ऊपर दे रखा है. और I am waiting for all of you around 5,000 students. हम लोग सेल बायोलॉजी कर रहे हैं. और सेल बायोलॉजी में आज हम लोग प्लांट सेल और एनिमल सेल करने वाले हैं. आई होप यू रिमेंबर. ओके, प्लांट सेल एनिमल सेल करने वाले. ये क्वेश्चन आपके पेपर में 2020 के पीटी में भी आया हुआ है. ओके, ये क्वेश्चन आपके पेपर में 2020 के पीटी में भी आया हुआ. और मैं आपको पूरी तरह से, जैसे मुझे पता है कि काफी बच्चे मुझसे कह रहे हैं सर आप पीपीटी से मत पढ़ाना. इज इट सो? काफी बच्चे मुझे कह रहे हैं पीपीटी से मत पढ़ाना, क्योंकि पीपीटी में लोगों चुपचाप बोल देते हैं, है ना. तो आप चुपचाप जैसे बोर्ड की तरह पढ़ाते हो ना, आप क्लास में उसमें आना, बोर्ड पर पढ़ाना. ठीक है, तो मैं ये चीज आपसे कहता हूँ कि मैं आपको बोर्ड भी बनाऊंगा, क्योंकि पीपीटी में मुझे भी लगता है पढ़ाना बहुत आसान है, क्योंकि पीपीटी में कुछ दिमाग में रखना नहीं होता, जो लिखा उसको बोल दो. और पीपीटी टीचिंग इज नॉट अ टीचिंग, इट्स नॉट अ टीचिंग, क्योंकि ये आई डोंट नॉट सी दैट टाइप ऑफ डिस्कशन इज रिक्वायर्ड. बट आज का कभी कभी कुछ लेक्चर्स ऐसे होते हैं जहां पर मैं आपको बताऊं कि फैक्ट एंड फिगर्स होते हैं, उसमें फैक्ट एंड डेटास बहुत अच्छे. आज में हमने एक कालक्रम देखा ना, तो वहां पे जरूरी था. बट एवरी में नहीं, आपको मैं बताऊं, लिटरली बता रहा हूँ, 80% ऑफ माई क्लासेस जो भी मैं लेता हूँ वो बोर्ड पे लेता हूँ. जस्ट लाइक मैं आपको सारी एनर्जी बोर्ड पे लिख रहा हूँ, आपके अच्छे खासे नोट्स बन रहे हैं. लेकिन 20% कुछ चैप्टर्स ऐसे होते हैं, जैसे एआई का चैप्टर होगा, रोबोटिक्स का चैप्टर होगा, कुछ नैनो का पार्ट होगा, कुछ मिसलेनियस चैप्टर होंगे, वहां पे एक्चुअल में हमें पीपीटी की जरूरत पड़ेगी. ठीक है, तो चलिए फिर इवनिंग में मिलते हैं 8:30. ओके एवरीवन, 8:30 PM. और हाँ, एक चीज इसे शेयर कर देना जो लिंक लगा हुआ है. ठीक है, बाकी सारे ग्रुप पे डाल देना. थैंक यू एवरीवन, अपना ख्याल रखिएगा. फिर मुलाकात होती है. गो 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 गो.